हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुकी है और इंडिया अपने आप को एक फ्रीडम जो नेशन है वो बनाने की राह में चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस देखे थे, 3 चैलेंज देखे थे। इन तीनों चैलेंज के ऊपर बात भी की थी कि किस किस तरीके से इंडिया जो है अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम कर रहा है और एक यूनाइटेड नेशन की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ में सिर्फ इतना ही काफ़ी तो होता नहीं है किसी कंट्री के लिए, बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस जो हम आगे का चैप्टर पढ़ने वाला है उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी जो है पहले देखते हैं। सपोज हम किसी न्यू एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं, हमारा घर जो है किसी न्यू एरिया में बनने जा रहा है। ठीक है, एक एक नया सा एरिया आ गया है और यहाँ पर मैं अपना घर बसा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या चीज़ें कौन कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं, तो इसके थ्रू देखते हैं। देखो, माना कि मैं अपना एक जो रूम है, अपना घर है, वो किसी हम और जगह शिफ्ट करते हैं। तो वहाँ पे हमें किस तरीके के चैलेंज देखने होते हैं कि एक तो भाई यहाँ पे हमको यहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हमें मतलब बिहेव के हिसाब, मतलब वहाँ का जो बिहेव करना होगा, हमें उसके हिसाब से कॉम्प्रोमाइजेस करने होंगे। फिर उसके बाद में जो सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं कि हमें किनके साथ कॉम्प्रो करना होता है, नेबर्स के साथ। हमारे जो नेबर्स आते हैं ना, तो उनके साथ में हमें उनके हिसाब से ढलना होता है। ये तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हमारे पास बहुत सारे नेबर्स आते हैं और नेबर्स के साथ में हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो जितने भी नेबर्स के साथ में एडजस्टमेंट, क्योंकि कुछ टाइम तक के क्या होता है, हमारे पड़ोसियों के साथ में हमारी जमती है। हाँ जी, तो अभी क्या होता है कि जब हम किसी नए एरिया में शिफ्ट होते हैं तो हमारे पड़ोसी जो है वहाँ पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब क्या बात हुई कि जब हम कहीं जगह शिफ्ट हो रहे हैं तो हमारे जो आस पड़ोस के पड़ोसी होते हैं ना, शुरू शुरू में तो बहुत ज़्यादा मीठा मीठा बिहेव होता है, बहुत अच्छे अच्छे मतलब रिश्ते चल रहे हैं, रिश्तेदारी हो रही है, फ्रेंडशिप्स हो रही है, ये सारी चीज़ें चलती है। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है, हम जो रिश्ते मतलब पड़ोसी है, जो नीबर्स है, उनके साथ में कुछ ना कुछ खटास होने लगती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे कि नॉर्मली इंडिया में देखने जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी जो नाली वगैरह होती है, थोड़े प्लॉट्स वगैरह के चक्कर में झगड़े होते हैं, कभी साफ सफाई केस में होते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, उनके बीच में खटास क्रिएट होने लगती है और वो उनके जो रिश्ते हैं वो टूटने से लगते हैं। तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल जो मैं बता रही थी कि ये हमारे मतलब नॉर्मल जो ह्यूमन बींग है उनके साथ में होता है। तो अब हम हमारी बात कर रहे थे इंडिया की, क्योंकि इंडिया स्टैब्लिश हो रहा है, क्योंकि आज़ादी के बाद में ये बोल सकते हैं एक नया भारत जन्म लेता है। और हम तभी इसलिए तो आज़ादी दिवस भी मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, कि इंडिया जो है एक नए सिरे से शुरुआत करता है, पूरे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है और अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करता है। हर पर्सपेक्टिव से, हर एरिया में वो अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करता है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमने शिफ्ट हुए ना, ये हमारा इंडिया है, ये पड़ोसी हमारे आसपास के देश है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पे काम करना है। तो जैसे कि देखो, इतनी सारी कंट्रीज है, तो अब ये वाला जो चैप्टर होने वाला है ये हमारा क्या है, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशनशिप। तो ये जो चैप्टर का नाम है, आपके प्रीवियस जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग इसका नाम ये है, लेकिन अब जब हम न्यू सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर इंडियन फॉरेन पॉलिसीज हो जाएगा। मींस भारत की विदेशी नीति, मतलब भारत का, इंडिया का दूसरी जो नेशंस हैं, जो दूसरे फॉरेन कंट्रीज है, अपने पड़ोसी है, उनके साथ में इनका रिलेशन कैसा है, उनका रिलेशन अच्छा है या हमारा रिलेशन खराब है। तो इससे रिलेटेड कि हमारी जो इंडिया है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी जो है इन फर्स्ट अभी हम लोग बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल पे नहीं पढ़ने वाले हैं। जो मोदी जी अभी काम कर रहे हैं ना कि मतलब हर एरिया में जा रहे हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, बहुत सारे समझौते कर रहे हैं, हर चीज में काम कर रहे हैं। तो ये चीज अभी नहीं होने वाली है। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भारत है वो जस्ट स्वतंत्र हुआ है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हम लोग वो देखेंगे कि इंडिया ने जो फॉरेन पॉलिसी थी वो किस तरीके से बनाई और किस मतलब जो एम्स होते हैं के साथ में वो अपनी पॉलिसीज बना रहा है। जैसे कि अभी तक के हम लोगों ने क्या देखा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए उसने क्या किया, प्लानिंग कमीशन बनाया। प्लानिंग कमीशन के थ्रू वो क्या कर रहा था, अपना काम चला रहा था। तो इस तरीके से क्या करता है वो, प्लानिंग कमीशन बनाता है और प्लानिंग कमीशन के थ्रू अपना सारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो भी है वो काम करते हैं। डेमोक्रेटिक बनाने के लिए भी हम लोगों ने क्या किया था, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लाया और उसके थ्रू अब हमारा जो संविधान है वो लाते हैं और हमारा लोकतंत्र जो है वो चल रहा होता है। उसके पहले हम लोगों ने, जब हमें यूनाइटेड मतलब एक यूनिटी वाला नेशन बनाना था, तो हम लोगों ने प्रिंसिपली स्टेट्स को कनेक्ट किया था। फिर हमने जो स्टेट्स थी उसको रीनेम किया, उसको
सारी जो रियासतें थी उनको उसमें ऐड करते गए, तो ऐसे बहुत सारी प्रोसेस थी। तो सेम चीजें अब हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज होने वाली है उसके साथ होने वाला है। तो सिंपल सा यदि हम समझे कि एक्सटर्नल रिलेशंस क्या है, कि व्हाट इज एक्सटर्नल रिलेशंस, नॉट ओनली रिगार्डिंग टू इंडिया बल्कि दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखें तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ बात इंडिया से एक्सटर्नल रिलेशन हो रही है कि इंडिया के बाहर के देशों के साथ में जो भी संबंध है, हमारे जो भी रिलेशंस है, या हम वेरी सिंपल लैंग्वेज में समझे तो क्या होगा कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं, वो किस तरीके से चल रहे हैं, तो यही हमारे एक्सटर्नल रिलेशंस होंगे। हम जिस थ्रू इसको काम कर रहे हैं तो हमारी पॉलिसीज होंगी, ये हम किस तरीके से उसे हैंडल कर रहे हैं, हम किस बिहाफ पे उनके साथ में हमारे रिश्ते बने हुए हैं, तो वही होगा हमारा इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये चैप्टर। अब देखो, हमें पता है कि जब हमारा इंडिया जो है वो बना हुआ था तब हमारे सामने कितने सारे चैलेंजेस थे, है ना। बहुत सारे चैलेंजेस थे क्योंकि हमारा इंडिया जब फ्री हुआ था तो उसके साथ में उसने बहुत सारे मतलब चैलेंजेस के साथ में क्रिएट हुए थे। तो हमारा जो मतलब पॉलिसी बनाने का जो नजरिया होगा वो बहुत डिफरेंट होगा। उसके पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखो, ये वाला जो चैप्टर है इसमें हमारे साथ में अगर हम इंटरनेशनल कॉन्स्टेंट के बारे में बात के रिगार्डिंग बात करें तो हमारे जो इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस कैसे डेवलप होते हैं, ठीक है। फिर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स क्या क्या है, जो ऑपरेशनल प्रिंसिपल दैट इन्फॉर्म द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसीज, वो क्या होने वाले हैं। हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना, हमारा जो मतलब जो रिलेशंस है, हिस्ट्री का जो रिलेशन है और सॉरी इंडिया, चाइना और पाकिस्तान इन लोगों के साथ में किस तरीके से हैं, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। और एट द एंड हम लोग पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, क्योंकि हमारे पास में न्यूक्लियर भी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री, क्योंकि हम लोगों ने देखा था क्योंकि बहुत कम लोगों के पास में ये है तो हमारे पास भी है, तो हम इसके रिगार्डिंग भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब शुरुआत करते हैं। देखो, अब पहले तो हम लोग यहाँ वर्ड मैप देख लेते हैं कि हमें किस किस के साथ में, ये हमारा यहाँ पे रहा इंडिया, ठीक है। अब इसमें जो रिलेशंस है वो देखना है। थोड़ा मैं इसे जूम करूं जो शायद ना हो। अब हमें पता है कि हमारा जो इंडिया है वो किन कंडीशन में फ्री होता है। अभी जस्ट 2 सेकंड पहले मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि इंडिया ब्रिटिशियर्स गए, ठीक है, ब्रिटिशियर्स गए। सॉरी अगर मेरा यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होता है ना, कुछ लास्ट टाइम मैंने प्राइवेट लिखा हुआ था तो वो प्राइवेट में वीए गायब हो चुका था, स्पेलिंग गलत नहीं थी, वो लिखने में जो पेन था उसकी वजह से मिस्टेक हो गया था। देन जो ब्रिटिशर्स होते हैं तो जब वो जाते हैं मतलब हमारे पास में हम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में थे अभी तक के, ठीक है। हमारा जो कंट्री है, हमारी कंट्री वो कोई और रन कर रहा था, हम किसी और के अधीन होकर काम कर रहे थे। तो अभी तक के जितनी भी सत्ता थी वो हमारे हाथ में तो नहीं थी। अब हमें हर एक चीज जो है वो नए सिरे से शुरू करनी थी। हमें हमारे इंडिया की जो पॉलिसी, क्योंकि अभी तक के हम लोगों ने जो हमारे 3 चैलेंजेस के ऊपर बात की थी तो वो भी हमने एक नए सिरे से शुरुआत की थी। जो तीनों चैलेंज के ऊपर हम काम कर रहे थे हमने वही तीनों चैप्टर्स पढ़े थे। एक चैप्टर में जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो स्किप्ड है, तो वो भी हमने किस रिगार्डिंग मतलब किस पर्सपेक्टिव पे रखा था कि हम लोग हमारी एक जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। तो सिमिलरली यही कंडीशन जो होती है यहाँ पे होती है कि जब इंडिया जो है वो अब उसकी फॉरेन पॉलिसी किस बिहाफ पे बनाने वाला है कि वो एक इंटरनेशनल लेवल पे बना रहे हैं, क्योंकि वो सबके साथ में जॉइंट होता है। तो वो किस तरीके से बनाता है कि वो ब्रिटिशर्स गए, मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस तो पहले से ही थी। तो जब ब्रिटिशर्स जाते हैं तो उसके सामने एक और सबसे बड़ा मुद्दा क्या खड़ा हो जाता है कि वहाँ पे पार्टीशन हो जाता है। जैसे ही ब्रिटिशर्स जाते हैं 1947 में हम लोगों को आज़ादी तो मिलती ही है, लेकिन इसके साथ में क्या होता है, पाकिस्तान और भारत डिवाइड हो जाते हैं, हमारे पास 2 कंट्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अब हमारी जितनी भी पॉलिसीज बनने वाली हैं, जिसके ऊपर भी हम काम करने वाले हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या होगा कि हम इस चीज को भी मतलब इस पॉइंट को भी फोकस करते हुए इसके अकॉर्डिंग ही हम बनाएं। क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान 1947 में बनता है, ब्रिटिशर्स ने बहुत आग लगा के गए थे, ठीक है। इन्होंने आजाद तो कर दिया था लेकिन हमें बहुत सारी और अंदर ही अंदर, अभी तक के तो हम सिर्फ किससे आजाद हुए थे, ब्रिटिशर्स से आजाद हुए थे। लेकिन अब हमारी असली चुनौती जो है ना, वो कहते हैं कि बाहर वालों से लड़ना इतना टफ नहीं होता है जितना हमें अपने अंदर वालों से लड़ना होता है। तो सिमिलरली यही चीज होती है कि ब्रिटिशर्स तो
हमारे पास में हमारी जो कंडीशन है वो और ज्यादा टफ हो गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कर दिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि पाकिस्तान तो अलग हो गया, तो पाकिस्तान और इंडिया के साथ में जो कनेक्शन है वो तो पहले से कुछ अच्छे नहीं थे। ये हम लोग लास्ट चैप्टर में तो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, कितनी मारकाट होती है, आंदोलन होता है, दंगे प्रसाद होते हैं। तो ये रहा, तो कश्मीर विवाद वगैरह भी शुरू हो जाते हैं। तो पार्टीशन जो है ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि इसको ध्यान में रखते हुए भी हमें अपना काम करना था। बिकॉज हमारा जो कंट्री है वो डेवलप होने की राह में भी चल रहा था, तो उसे सारे ऐसे ही काम करने थे जिसके थ्रू वो अपने आप को और डेवलप करे, ना कि किसी गलत इसमें जाए। तो उसे रिलेशंस भी ऐसे बनाने थे सभी के साथ में कि वो किसी के लिए मतलब हार्मफुल ना हो, स्पेशली हमारे साथ, क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो डेवलप नहीं है। हम डेवलप मतलब विकासशील चल रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री है हमारी, तो हमें किसी से भी नुकसान नहीं होना चाहिए इस तरीके से। तो अब हमारे पास हमने युद्ध वुद्ध तो कर ही लिए थे, तो हमारे पास गरीबी भी बहुत आ गई थी। अब हमें इस तरीके से भी काम करना था कि हमारी जो गरीबी है वो भी कंट्रोल हो जाए, क्योंकि उस वक्त हम लोग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे थे। तो हमें ये चीजें भी जो है इनको भी फोकस करना था और ये चीजें भी रखनी थी। अब जब गरीबी वाला पॉइंट आता है, जब हम आर्थिक नियोजन पे बात कर रहे थे, जब हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे बात कर रहे थे, हमने प्लानिंग कमीशन बना रखा हुआ था। तो हमने क्या किया था कि जो इम्पोर्ट होने वाली चीजें हैं, तो वो हम लोग क्या कर रहे थे, वो कम कर रहे थे बहुत लेवल तक के। हम लोग क्या कर रहे थे कि वो चीजें इंपोर्ट होने वाली कम हो जाए, तो जिससे हमारे यहाँ का जो प्रोडक्शन होगा इंडिया का वो बढ़ जाएगा, देश का जो पैसा है वो देश में ही रहेगा। तो ये वाली जब कंडीशन हो रही थी, तो इससे क्या हुआ कि इंडिया के कनेक्शन जो है वो बाहर की कंट्री से वो टूटने लगे थे। तो इसके रिलेशन इनके साथ में तो खराब हो ही रहे थे, क्योंकि इन्हें क्या किया था, इन लोगों से आने वाला जो निर्यात आयात वाला जो इम्पोर्ट हो रही थी चीजें वो बंद कर दी, क्योंकि ये चाह रहे थे कि वो जो प्रोडक्शन है वो हमारी कंट्री में हो, तो हमारा जो है पैसा, हमारी इकोनॉमिक जो है वो बढ़ेंगी। तो इस चक्कर में क्या हो रहा था कि हमारे पास में जो रिलेशंस थे वो खराब हो रहे थे। अब हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमारी जो पॉलिसीज है वो मतलब ऐसी फॉरेन पॉलिसीज लाना था। इनके मतलब यही कंसर्न थे हमारे जो मेन थे, एक तो पार्टीशन और सेकंड वन इज पुअर्टी, क्योंकि इन सारी कंडीशन से उठ करके ही हमें हमारे इंडिया का एक बिल्ड करना था, एक प्रॉपर और एक आइडियल इंडिया जो है वो बिल्ड करना था। अब इंडिया जो है वो तो शुरू हो गया कि भाई अब इंडिया को फॉरेन पॉलिसी भी करना है, इसको दूसरों के साथ मतलब अच्छे खासे रिलेशन, क्योंकि हम बोलते हैं ना हम हमारे पड़ोसियों के साथ में, क्योंकि देखो झगड़े तो होते रहते हैं, बहुत सारी फाइट्स वगैरह चलती है, लेकिन उसके साथ में क्या होता है, हम हमारे पड़ोसियों से क्या करते हैं, एक मतलब कुछ होते हैं ना, कुछ अच्छे लोग पड़ोसियों से भी हम लोग बना रखते हैं कि हमारी जो ये तो शायद मंदिर बन गया यार, मंदिर मस्जिद वटावर, ठीक है। तो इनसे हम हमारे रिलेशन क्या करते हैं, अच्छे बना के रखते हैं, इस कभी हमें कभी नीड पड़े तो क्या हो कि हमें काम आए, ठीक है। जब हमें नीड पड़ रही है तो काम आए। दूसरी बात क्या होती है कि हम इनसे ज्यादा बहस में नहीं उलझना चाहते, क्योंकि अगर इनसे बहस में उलझ गए, अगर ये थोड़े गुंडेगर्दी वाला किस्म के हो, अगर ये खून खराबे में होते हैं, तो ऐसा सोचते हैं ना कि इनसे भिड़ने से अच्छा तो शांत रहो, कहाँ इनसे भिड़ेंगे और अपने ही मतलब समय बर्बाद करेंगे, कहीं ये मारने पीटने तो ना आ जाए। तो ये देखो, एक तो पर्पस ये होगा कि हमें इमरजेंसी में काम आ जाए, दूसरा क्या होगा कि कहीं ये लोग मतलब लड़ाई पिटाई पे आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके की कंडीशन सिमिलरली इंडिया भी सोच रहा था। तो क्या होता है नॉर्मली कि हम इनसे शांतिपूर्वक रहते हैं, जो थोड़ी बहुत बातें होती है हम उसको इग्नोर करके चलते हैं कि, और हाँ लड़ने कब आते हैं, जब बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है तब हम लोग फाइट करने के लिए बीच में आते हैं। तो ऐसा ही इंडिया सोचता है कि भाई ये जो पड़ोसी वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो ये शायद रहा है। तो इंडिया भी सोचता है कि हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसा बनाए रखना चाहिए कि हमें आगे चल के काम आए, और ये हम आगे चल के पढ़ने भी वाले हैं कि किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। सेकंड ये, क्योंकि भाई दो ही पावर्स उस वक्त, क्योंकि जब इंडिया क्या हो रहा था, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है, 1947, इसी दौरान क्या हुआ था, कोल्ड वॉर भी शुरू चल रहा था। कोल्ड वॉर की भी मतलब शुरुआत हो गई थी 45 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था और कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। तो यहाँ पर हमारा जो पूरा नेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, ये हमें पता है बहुत अच्छे से। तो हमारे पास में 2 ही सुपर पावर थी। अब ये 2 सुपर पावर है तो हमें दोनों से ही बैर नहीं लेना है, क्योंकि ये इस वक्त क्या हुआ था कि जितनी भी सुपर पावर्स थी, तो ये 2 इसमें चेंज हो गई थी, व्हाट हैपेंड, ठीक है। अब ये 2 सुपर पावर में तो पूरी पूरी कंट्री क्या हो गई, 2 सुपर पावर में चेंज हो गई, यूएस
एंड यूएसएसआर, दोनों में चेंज होगी। अब इंडिया को क्या करना है कि क्योंकि दोनों ही सेम पावरफुल है भाई, ये हम लोगों ने तो उस चैप्टर में पढ़ा ही था कोल्ड वॉर में कि दोनों ही इक्वली पावरफुल है, दोनों के पास में न्यूक्लियर पावर्स है, दोनों के पास में आर्मी पावर्स इक्वली है। तो हम दोनों से ही क्या करेंगे, बैर नहीं लेंगे, क्योंकि हमें तो बैलेंस बना के चलना है। हमें दोनों से ही क्या करना है, ये कंडीशन की इसका एक पड़ोसी ऐसा है और दूसरा पड़ोसी जो है ना वो भी ऐसा ही है। तो अगर मैंने इससे मतलब अपनी क्या करी, इससे अपने रिलेशंस बेटर कर लिए, तो इसे लगेगा कि भाई ये तो इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये हमारे मतलब क्योंकि इसका इससे कोई बैर नहीं है, ठीक है, इसका इससे कोई बैर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, तो ये क्या करेंगे, इसे लगेगा इसके साथ ज्यादा देखेगा तो इससे वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यही कंडीशन है यहीं पे यहाँ पे क्रिएट होती है। तो इसीलिए हम लोगों ने नाम को बनाया था, ये भी हम लोग और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर होती है। तो इंडिया के पास में जब अपनी फॉरेन पॉलिसी बना करके रखना होता है तो वो क्या करता है, वो अपने जो एम्स रखता है कि भाई मैं किसके रिगार्डिंग, क्योंकि हम कोई भी चीज शुरू करते हैं तो वहां पर हमारे दो पर्सपेक्टिव मतलब क्या है, हमारा कोई ना कोई रीजन होता है उसको शुरू करने का, कोई ना कोई पर्सपेक्टिव होता है कि हम इसको किस बिहाफ पे इसको शुरू करें। तो हम जब मतलब पॉलिसी बनाने जाते हैं तो वहां पे इंडिया का क्लियरली एम होता है कि जो पूरे नेशंस होंगे इनके बीच में एक शांतिपूर्ण वातावरण बना के रखे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं। और क्या होगा, एक हाँ, अचीव सिक्योरिटी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ पीस, तो जो शांति है उनसे हमारी एक सुरक्षा जो है वो बनी रहे। तो इस टाइप के एम जो होते हैं ये इंडिया जो रखता है कि मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब एक ऐसा शांतिपूर्ण वातावरण, मतलब ना हम किसी को दूसरों को परेशान करने वाले हैं ना कोई हमें परेशान करने वाला है, ऐसी कंडीशन क्रिएट मतलब ऐसा सोचता है, ये इंडिया का पर्सपेक्टिव, ठीक है, क्योंकि सब अपनी अपनी आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है। तो इंडिया कहता है कि भाई मुझे किसी और मतलब देखो द सॉवरेनिटी ऑफ ऑल अदर नेशंस एंड टू अचीव सिक्योरिटी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ पीस, हमें शांति बना करके रखनी ही है, हमें किसी से लड़ाई झगड़े पंगे नहीं करना है। तो ये इंडिया में ही पॉसिबल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी होता है कि एक बार सुनते हैं लेकिन जब बहुत ज्यादा होता है तो फिर हम अपनी वाली पे आ जाते हैं, और ये वाली कंडीशन भी अभी हम आगे चल के देखने वाले हैं इसी चैप्टर में, ठीक है। तो ये वाली जो बात है कि इंडिया का जो एम होता है ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता है ना, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं मन में कि हाँ बोल रहे हैं शांति रखनी है, लेकिन अंदर बहुत खुन्नस होती है, उसे निकालना होता है। तो ये वाली चीज ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दी हुई है कि हमारे जो इंटरनेशनल, ठीक है आइए हम वही पढ़ लेते हैं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है हमारे खुद के, हमने हमारे संविधान में बात बहुत अच्छे से क्लियरली लिख चुके हैं, रख चुके हैं। आर्टिकल 51 इस बात की गवाही देता है, ठीक है। जो प्रिंसिपल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, नीति निर्देशक तत्व है, तो वहां पे नीति निर्देशक तत्व क्यों बने हमारे 35 to 51 में भी आर्टिकल्स। हाँ, तो यहाँ पे ये किसके बारे में बात कर रहे हैं कि आपको हमारी कंट्री, आपको आपकी कंट्री, आपकी स्टेट को चलाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। तो ये रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन आप इसकी हेल्प से बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, मतलब इसी की हेल्प से आपको अपने काम करने हैं कि एक आइडियल कंट्री को, एक स्टेट को बनने में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वहां पे वो चीज दी गई है जिसको आपको फॉलो करना है। तो उसी तरीके से आर्टिकल 51 कहता है the state shall endeavor to promote international peace and security, हमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के ऊपर ध्यान तो देने ही देना है। मतलब जब तक कोई ऐसी कंडीशन नहीं आए कि हमें इन लोगों के साथ में अपने व्यवहार खत्म करना है तभी ये बातें आती है, बाकी क्या करना है, हमें उसी को बढ़ावा देना है, हमारे जो मतलब इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है उसे ही, ठीक है। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, हमें सारे जो नेशंस हैं उसके बीच में एक सम्मानजनक ऑनरेबल रिलेशन भी मेंटेन करके रखना है। फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विथ वन अदर, encourage the settlement of international dispute by arbitration। तो यही वाली सारी चीजें कि हमारे पास में सारे इंटरनेशनल लॉ ट्रीटी के जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, डीलिंग्स हैं ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल एंड विथ अदर, तो इनको इनकी भी रिस्पेक्ट ये कि अगर हम किसी के साथ में कोई मतलब कोई साइन वगैरह कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो वो भी हमारे इसमें क्या होने चाहिए, उसकी भी रिस्पेक्ट लेके चले, और हमें जो सेटलमेंट्स है उसको भी इनकरेज करने होंगे। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ये बात कहता है कि मतलब हमें तब तक के इन सारी चीजों को मेंटेन करके, ठीक है, हमें इन चीजों को मेंटेन करना ही करना है, ये सारी। तो यही एम जो है पहले से ही नेहरू जी का रह करके चलता है। तो नेहरू जी पहले से क्लियर रखते हैं कि भाई ये वाली जितनी भी चीजें हैं हमें इस चीजों को मेंटेन करना है, हमें फालतू के पंगों में पछड़ों में नहीं पड़ना है। तो द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, अब नॉन अलाइनमेंट बस ये वही है जो हमने कोल्ड वॉर में पढ़ा था, ठीक है।
नॉन, नाम, सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स नाम, वो नॉन नहीं याद रहा, इट्स नाम। ये वही है, दो रास्ते चल रहे हैं, दो पड़ोसी जब है वो कह रहे हैं मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ इस रास्ते पे, तो जो सेंटर वाला है जिसको दोनों से ही रिश्ते खराब नहीं करने हैं तो वो वही कहता है और कहता है तुम दोनों जाओ, मैं अपने ही रास्ते पे खड़ा हूँ, ये मैं अपने ही रास्ते पे चलने वाला हूँ। अब हमें पता है ये जो शुरू है इसको पढ़ने के लिए अभी हम थोड़ी सी और क्या करेंगे, अब हमारे पास्ट वाले चैप्टर्स में जाएंगे, थोड़ा डीप में पढ़ने वाले हैं और फिर उसके बाद में शुरू करते हैं। देखो जब हमारा क्या होता है कि जब जो नेशनल मूवमेंट्स स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो पहले से ही क्या हो रहा है कि वहां पे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नॉट एन आइसोलेट प्रोसेस, तो ये नॉर्मल क्या हो रहा था कि जब ये शुरू हो रहे थे तब पहले से ही हमारे पास में जो पूरा वर्ल्ड है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो चुका था, है ना। पहले हमें बात क्लियर है कि 1947 में अब हमें जो इंडिपेंडेंस मिली थी, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हो रहा था पहले ही, तो हमारे पास में ऑलरेडी दो पावर्स आ चुकी थी, यूएस एंड यूएसएसआर, दोनों की अपनी अपनी आइडियोलॉजीज थी, पूरा वर्ल्ड जो है इन दोनों के बीच में काम कर रहा था, है ना। दोनों के बीच में ही क्या हो रहा था, लड़ झगड़ रहे थे दोनों अपने अपने, मतलब कोल्ड वॉर चल रहा था, बहुत ज्यादा लेवल पे तो नहीं था, तो इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो उस बीच में हमारे पास इंडिया उसी वक्त राइज ही हो रही थी, इंडिया जो है हमारी कंट्री बनी रही थी, तो अब हम क्या करें, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं, तो यहाँ पे सारी जो कंट्रीज है वो अपने आप को फ्री भी कर रही थी, अपने आप में एक फ्रीडम कंट्रीज भी बनाते हुए चल रही थी, तो ऐसे बहुत सारी होती है। पीरियड ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस देयर वर contents between the nationalist leader of India and those of the other colonies united as they were in common struggle against colonialism and imperialism। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि इंडिया और जो अलग अलग कंट्रीज है जो निकल रही थी, तो इनके सामने भी क्या हो रहा था, सेम स्ट्रगल आ रहे थे किन किन के बीच में, जो पहले जो यूएस और यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजीज थी, है ना, एक तो कॉलोनियलिज्म पे थी और एक एम्परियलिज्म पे थी, इम्पेरियलिज्म पे, इन दोनों के ऊपर अपने अलग अलग क्या चल रहे थे, पहले से ही स्ट्रगल दोनों पे ही चल रहे थे, ये हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर लिया, क्योंकि ये सिर्फ जो प्रॉब्लम थी ये सिर्फ इसके साथ में नहीं थी, ये और बाकी लोगों के साथ में भी ये प्रॉब्लम जो है वो चल रही थी, क्योंकि क्या हो रहा था कि मतलब इंडिया तो यहाँ से निकल रहा है, अब पूरा जो वर्ल्ड है ना, अब पूरा वर्ल्ड क्या हो रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, अब सबके सामने अब बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रियां भी निकल रही थी, और हम लोगों ने कोल्ड वॉर के दौरान ये चीज पढ़ी थी कि उस वक्त जब हमारे पास में कोल्ड वॉर शुरू होता है और जब उसका एंडिंग पॉइंट आने लगता है, कोल्ड वॉर का जब एंडिंग पॉइंट आता है ना 1945 के बाद में, जब कोल्ड वॉर खत्म मतलब शुरू होता है 45 के बाद में, है ना, तो उस वक्त क्या हो रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज जो है वो शुरू होती है, ठीक है, मतलब फ्रीडम जिन जिन को कंट्रीज को मिली होती है। अब इनके साथ में क्या प्रॉब्लम होती है कि आपको किसी न किसी आइडियोलॉजी को फिक्स करना है, जब हम हमारी पॉलिसी बना रहे हैं तो कोई भी देखो दो टाइप की कंडीशन होती है, एक तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री होती है और एक होती है डेवलपिंग कंट्री। तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्हें किसी न किसी में तो जाना ही था, क्यों जाना था, क्योंकि अगर वो किसी पावरफुल कंट्री के अंडर में जाती है तो उसकी प्रोटेक्शन जो है वो कंट्री कर लेती है ना। जब हम मतलब क्या करेंगे, जब वो पड़ोसी वाला है ना, पड़ोसी वाला किस्सा भी हम लोग वापस पड़ोसी वाले पे जाए, अगर हमको किसी को इसमें जाना है तो जो छोटे छोटे वो होंगे ना, तो वो क्या करेंगे, जो होंगे तो वो किसी न किसी एक के पास ऐसे जाएंगे जिसके पास में पावरफुल हो, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। मतलब दो किसी मूवी वगैरह में हम देख सकते हैं कि दो दल होते हैं, है ना, दो गुंडे होते हैं, तो जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं वो क्या करेंगे, एक दल के लोगों को फॉलो कर लेते हैं कि हाँ भाई ये पावरफुल है, ये हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो ऐसे ही जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो उनके पास चली जाती है, कई बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज है, मतलब एक ऑप्शन होता है कि भाई तुम इनके पास चले जाओगे तो आपको ये सब प्रोटेक्ट करेंगे, ये आपको और डेवलप्ड होने में हेल्प करेंगे, हर तरीके से ये आपकी मदद करेंगे। तो इस टाइप की चीजें जो है इन लोगों के साथ में बहुत सारी फेस होने लगती है, और इसी वक्त जो हमारा इंडियन नेशनल आर्मी है, तो सुभाष जी क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस, वो क्या कर रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अपनी एक नेशनल आर्मी बिल्ड करते हैं, और इससे क्या पता चलता है कि जो इंडिया है वो मतलब इंडिया किसको मतलब प्रमोट कर रहा था, इंडिया उनको प्रमोट कर रहा था नॉन अलाइनमेंट को, है ना। नॉट अलाइनमेंट को क्यों प्रमोट कर रहा था, क्योंकि ना तो आपस में रहे ना ही आपस में रहे, क्योंकि हमारा जो देश है वो चाहता था कि एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखे, है ना, वो ना इसमें पढ़ना चाहता था इनके दल में और ना ही इनके दल में। इसका रीजन क्या है वो भी हम लोग आगे देखते हैं, और हम लोगों ने उस टाइम में भी देखा था कि जो नेहरू जी है वो किसको क्रिएट करते हैं, नाम को, क्योंकि पता है कि किसी एक से पंगे लेंगे तो मतलब दोनों से ही लेने के मतलब दूसरे से ऑटोमेटिकली पंगे जो है वो शुरू हो
हो जाने वाले हैं। तो इसीलिए क्या होता है, हाँ, तो ये लोग इंडिया वाले जो है उनको प्रमोट करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं जो बाहर की कंट्री में, तो ये क्या करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि इंडिया जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ मतलब अपने आप को प्रमोट कर रही है और लोग इसमें आ रहे हैं। अब नेक्स्ट करते हैं नेहरूज रोल। नेहरू जी का रोल जो है वो हम लोग आज से नहीं पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग बहुत टाइम पहले से नेहरू जी के रोल को पढ़ते आ रहे हैं। जब हम लोग कोल्ड वॉर पढ़ रहे थे ना, कोल्ड वॉर से ही हम नेहरू जी के रोल को पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरीके से वो दोनों ही जो टू बाइपोलर्स क्रिएटेड हो गए थे, जो टू बाइपोलर्स क्रिएट हुए थे, इन दोनों के बीच में ही ये एक क्या किसका काम कर रहे थे, दोनों को बैलेंस करने का काम कर रहे थे कि जो कोल्ड वॉर था उसको बढ़ने नहीं दे रहे थे। तो इस टाइप के काम जो है नेहरू जी वो कर रहे थे। तो ये तब तो हम लोगों ने देख लिया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो गांधी जी जो है वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो थे ही थे, उसके साथ में ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी थे। ठीक है, गांधी जी नेहरू जी के पास में टू रोल्स थे और उन्हें दोनों को ही प्ले करना था। फर्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड वन इज फॉरेन मिनिस्टर। तो अब फॉरेन मिनिस्टर है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है कि जितने भी फॉरेन से रिलेटेड जो भी काम है वो भी इन्हें हैंडल करना है। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है तो फॉरेन पॉलिसीज वगैरह जो भी चीजें होती है उसको कहीं ना कहीं हैंडल करने में काम करते हैं। जहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, वहां पे हमारे इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर। और आप कमेंट में बताएंगे करंट हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है ना, करंट इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर हु इज। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे हैं कि अब ये फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही हैं। तो अब हमारे पास में क्या हो रहा है कि इनके जो काम है इनके और काम बढ़ते जाते हैं। लेकिन उस टाइम जो है तो गांधी जी क्या करते हैं, उनके पास में 3 मेजर रोल्स रहते हैं, 3 एम रहते हैं, ऑब्जेक्टिव रहते हैं जिनके ऊपर उन्हें काम करना है। पहला क्या, टू प्रिजर्व द हार्ट ऑन सॉवरेनिटी, प्रोटेक्ट टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड प्रोमोट रैपिड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। अब यही वो 3 ऑब्जेक्टिव जो हम लोग शुरू से बात कर, हमें एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना है, हमें हमारा क्या करना है जो पूरा स्टेट्स है हमारा जो उसको बनाए रखना है, मतलब हमारे नेशंस को बनाए रखना है, उसको मतलब कंटिन्यू करना है। तो नेहरू जी जो है वो पहले से इसी के ऊपर, गांधी जी के सपोर्टर थे, इन्हीं के ऊपर शांति प्रिय जो है काम वो करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, नेहरू जी का रोल यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब हम हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं कि जो नॉन अलाइनमेंट था वो कैसे बनता है, वो किसके ऊपर काम करता है। तो देखो, डिस्टेंस फ्रॉम टू कैप, अब तो ये वाली चीज है, अब हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं, कोल्ड वॉर से ही देखते आ रहे हैं। आज हम लोगों को कोल्ड वॉर बहुत काम आने वाला है। ठीक है, कोल्ड वॉर में हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे पास 2 थे। अगेन आई थिंक इट्स 3rd और 4th टाइम जब मैं आपको ये कोल्ड वॉर फिर से बता रही हूँ इसी चैप्टर में। देखो, यूएस एंड यूएसएसआर दोनों ही थे। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देख लो, व्हाई डिड इंडिया डिड नॉट ज्वाइन अदर ऑफ द 2 कैंप्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। तो अभी हम लोगों के पास में क्या क्या है, एक तो यूएस है और यूएसएसआर है। और इंडिया का पहले ही मोटो क्लियर था कि उसे एक पीसफुल चाहिए। ठीक है, द ड्रीम ऑफ अ पीसफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये इन दोनों को ही क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं और नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी है उसके ऊपर फोकस करते हैं। अब बाय रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर टेंशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। तो इस दौरान क्या करता है, अभी हम लोगों ने देखा था कि पहले ही वो क्या कर रहा है, जो उनके बीच में कोल्ड वॉर का टेंशन चल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स वगैरह जो पहले से ही हमारा इंडिया जो है उसमें काम कर रहा था। और ये वाला हम लोगों ने नेहरू जी के इसमें देख लिया था कि कैसे नेहरू जी दोनों के बीच इंटरमीडिएट बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अब अगर इस बात को माने तो ये बहुत कहीं ना कहीं हद तक सही था, क्योंकि यूएस भी उतना ही पावरफुल था और यूएसएसआर भी इतना ही पावरफुल था। अगर किसी एक को हम लोग छेड़ दे तो कोई एक, अगर जो सेकंड वाला है वो हमारे अगेंस्ट हो जाने वाला है। तो पूरा ही वर्ल्ड इस तरीके से देखे तो पूरा ही वर्ल्ड क्या हो रहा है, अलग अलग लोगों में क्या है हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इंडिया ने क्या किया, दोनों के साथ में ही बैलेंस बना के रखा। ठीक है, इन दोनों के साथ में ही बैलेंस बना के रखा। ये हाउस ना मैं फिर से बनाऊंगी कि एक मतलब क्या हो रहा है, ये हम नॉर्मल पीपल रहने वाले लोग हैं और साइड में एक है, एक घर है और इसके साइड में एक और घर है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में पंगे चल रहे हैं और बीच में हम बैठे हुए हैं। तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों के साथ में इक्वली बैलेंस बना के रख रहा है।
ये नहीं चाहता है कि मैं इससे भी पंगे लूं, इससे भी पंगे लूं, लेकिन वो चाह रहा है कि मैं दोनों को एक मतलब क्या करूं, इन दोनों को कंट्रोल करूं, इन दोनों में शांतिपूर्ण वातावरण बना के रखूं, क्योंकि इसे पता था कि इन दोनों के बीच में झगड़े अगर बढ़ते हैं तो बीच में तो मैं हूं भाई, मैं तो फुकटी पिसा जाऊंगा, मैं मतलब बेमतलबी क्या होगा, इन दोनों में मारा जाऊंगा। और जब हम लोग कोल्ड वॉर इरा में पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने क्लियरली देखा था कि इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था और वो थर्ड वर्ल्ड वॉर को जन्म देने वाला था। अगर उसे टाइम टू टाइम कंट्रोल नहीं किया जाता, है ना, दोनों पावर्स हो रहे थे, अगर उसे हम कंट्रोल नहीं करते तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होता, और जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होता तो ये हर किसी के लिए बहुत हार्मफुल होता, मतलब ना सिर्फ उन दोनों यूएस और यूएसएसआर के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए ही बहुत ज्यादा हार्मफुल होने वाला था। तो इसी के लिए इस मतलब ये वाला जो था ना थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना, तो उसी के ऊपर क्या काम किए जा रहे थे। हाँ, तो इसी के लिए क्या काम किए जा रहे थे कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है उसको रोकने के लिए, तो नाम जो है नॉन अलाइनमेंट ग्रुप जो है वो इसी के ऊपर काम कर रहा था। तो इसने क्या किया, इंडिया ने ना इसको रिस्पॉन्स दिया, दोनों में ही इक्वली रहा। तो इस टाइप की कंडीशन जो है बहुत सारी क्रिएट हुई कि जहां पर इंडिया जो है दोनों तरीके से शांत बना रहा और उसने किसी को भी किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया। 1956 में क्या होता है, जब ब्रिटेन अटैक होता है किस पे, सुजेन कैसल इशू जो होता है यहाँ पर जब होता है, तो वहां पर क्या करता है न्यू कॉलोनिकल इन्वेंशन, तो ये वाले मैटर पे भी क्या करता है इंडिया जो है वो शांत बना रहता है, ये अपना कोई भी ओपिनियन नहीं देता है। In 1956, when Britain attacked it over the Suez Canal issue, इंडिया लेट द वर्ल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू, हाँ, जो इंडिया जो है वो किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है, न्यू कॉलोनियल इन्वेजन पे, ठीक है। फिर बट इन द सेम ईयर व्हेन द यूएसएसआर इन्वेटेड हंगरी, इंडिया डिड नॉट ज्वाइन इन इट्स पब्लिक, ठीक है। तो क्या कर रहा है, मतलब इस टाइम में तो वो उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इस टाइम में उसको किसी भी तरीके से कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, मतलब वो प्रोटेस्ट करने में हेल्प कर रहा है उसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पर कोई नहीं कर रहा। तो इस टाइप की वो क्या कर रहा है, दोनों ही सिचुएशन में अपने आपको क्या बना के रखना चाहता है, डिस्पाइट सच अ सिचुएशन बाय द लार्ज एंड इंडिया डिड टेक वेरियस इंटरनेशनल इश्यूज। तो क्या हो रहा है कि इंडिया जो है जो सिचुएशंस हो रही है तो वो डिड टेक एन इंडिपेंडेंट स्टैंड ऑन वेरियस इंटरनेशनल, तो वो अपना एक इंडिपेंडेंट जो है डिसीजन लेता है, स्टैंड लेता है, वो किसी के ऊपर भी मतलब किसी के भी बीच में वो काम करने के लिए नहीं आ रहा है। जैसे कि अभी हम लोगों ने ये वाले हाउस में पढ़ा ना कि ये जो तीन है ये हम एक कॉलोनी में रह रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम तीनों के ऊपर काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हम ये जो सेकंड जो सेंटर वाला है ना जो इन दोनों के बीच में काम कर रहा है, तो वो अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड ले रहा है, तो किसी के भी बीच में नहीं आ सकता, उसको कोई भी एलिगेशंस नहीं लगा सकता कोई भी कि मतलब कोई किसको उल्टा सीधा कोई सपोर्ट कर रहा है। तो वो दोनों से ही उसने दुश्मनी बना करके नहीं रखी। और ऐसा क्या हो रहा है, कुड गेट एड एंड असिस्टेंस फ्रॉम मेंबर ऑफ द बोथ ब्लॉक्स, तो इस तरीके से उसने क्या किया, दोनों ही जो ब्लॉक्स है उन दोनों से ही अपनी बना करके रखी। लेकिन यहाँ पर पता है बहुत सारी ऐसी कंट्री होती है, विल इंडिया वाज ट्राइंग टू कन्विंस द अदर डेवलपिंग कंट्री अबाउट द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। देखो अब जो एशियन वाले पूरे थे, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया दूसरी वाली जो कंट्रीज है उसको कन्विंस कर रहा है, ठीक है। जो इंडिया है मतलब ये जो सेंटर वाला हाउस है, आप ये समझ लो कि जो सेंटर वाला हाउस है वो बोल रहा है कि भाई मैं मतलब क्या कर रहा हूँ कि मैं दूसरों को मतलब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम इस खेमे में आ जाओ, क्योंकि दो बाइपोलर्स तो ऑलरेडी डिवाइडेड हो चुके थे, है ना, एक यूएस में चला गया था और यूएसएसआर। तो ये जो था ना, तो ये कॉलोनी वाले ये जो हमारा हाउस वाला है ना जो समझदारी से काम कर रहा है, तो ये क्या कह रहा है, दूसरी कॉलोनी वालों को कह रहा है कि भाई तू ये नॉन अलाइनमेंट में आ जा, यहाँ पे आप प्रोटेक्ट रहोगे, आप अपने आप से काम कर सकते हो। लेकिन इसी बीच में क्या करता है पाकिस्तान, वो यूएस को ज्वाइन कर लेता है, तो वो यूएस की जो आइडियोलॉजी है, जो पर्सपेक्टिव है, तो ये उसको ज्वाइन कर लेता है। व्हाट हैपन, ठीक है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो यूएस मिलिट्री को अलायंसेस को ज्वाइन कर लेता है, और इसी के वजह से अमेरिका और जो भारत है इनके रिलेशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और फिर जो यूएस है उसको क्या प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं चाहता है कि जो नॉन अलाइनमेंट है उसके ऊपर जो हमारी जो पॉलिसी है ना, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, हमारी जो पॉलिसी है वो उससे नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके वो हमारी जो इंडिपेंडेंट हमारी जो पॉलिसीज चल रही है, हमारे जो काम चल रहे हैं उससे भी वो खुश नहीं है। और इसका मेन रीजन का कहीं ना कहीं जो है वो क्या हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो किसमें ज्वाइन हो जाता है, वो यूएस में ज्वाइन हो जाता है, या बात करें अमेरिका जो है, ठीक है।
ये अमेरिका को ज्वाइन कर लेता है, ये उसकी मिलिट्री अलायंसेस में चले जाता है। तो ये एक रीजन रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की तो भाई शुरू से नहीं बन रही है, 47 से ही नहीं बन रही है, या उससे पहले बात करें उससे पहले से नहीं बन रही है, जब से मुस्लिम लीग और इंडिया वाले जो है इनके बीच में प्रॉब्लम चल रही थी कि आप मुस्लिम लीग कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान अलग करो, और उसी दौरान हम लोगों ने देख लिया था कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। तो पाकिस्तान तब से हमारे साथ में क्या चल रहा है, वाद विवाद जो है वो चलते आ रहे हैं। हालांकि ये वाद विवाद बहुत बड़े लेवल तक के भी नहीं गए, और गए भी है तो हमने उसको बहुत शांति से सुलझाया भी है। तो ये ऑल्सो रिसेंटेड इंडियाज ग्रोविंग पार्टनरशिप विद सोवियत यूनियन। अब उसको उससे भी इफेक्ट था, क्योंकि जो पार्टनरशिप थी, इंडिया जो बढ़ रहा था तो कहीं ना कहीं बहुत सारी पार्टनरशिप जो है वो सोवियत यूनियन के साथ थी। और इस मैटर पे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्योंकि हमने सोवियत यूनियन से हमारा जो प्लानिंग कमीशन है वो लिया था, जो प्लानिंग वाली पॉलिसी आती है वो हमने सोवियत यूनियन, इट्स डबल एंड, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, उससे लिया था। तो यूएस को उससे भी प्रॉब्लम सी हो रही थी, मतलब कहीं ना कहीं हम चाह रहे हैं दोनों चीजों से बचना, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस बीच में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया जो है वो क्या करता है, कौन कौन सी पॉलिसीज को, द स्ट्रेटेजी ऑफ प्लान इकोनॉमी डेवलप्ड एडॉप्टेड बाय इंडिया, द पॉलिसी एम्फेसिस्ड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। अब हाँ, ये वाली चीज क्या हो रही है कि जब इंडिया, ये चीज तो हो गई यहाँ तक के, अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पर देख ली। अब हम जो लास्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या किया था, जब हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर रहे थे, ठीक है, जब क्या हो रहा था हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा था, ओके, डेवलपमेंट डैट डैट डैश, समझ लेना। तो जब हमारा हो रहा था तो हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले बात की थी कि हमने क्या किया था कि हमारा जो एक्सपोर्ट वाला जो चीज था, मतलब जो एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे कि हम जो चीजें हो रही थी हमारे, सॉरी, हमारा जो इम्पोर्ट वाला जो था हमने उसको कम कर लिया था, ठीक है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, जो एक्सपोर्ट, हाँ, इंपोर्ट जो चीजें हो रही है हमारे यहाँ बाहर से, जो चीजें आ रही है इंपोर्ट हो रही है, तो हमने उसको क्या कर लिया था, कम। और इसके पीछे हमारा रीजन क्या था कि हम चाह रहे थे कि हमारी ही कंट्री में बहुत अच्छी तरीके से चीजें जो है वो प्रोडक्शन हो, तो इससे हमारा जो पैसा है वो हमारे यहीं पर रुका हुआ रहेगा। तो वो क्या कर रहा है कि जो रिसोर्सेज है वो यहाँ पर रुक रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, द एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग और रिसोर्स बेस ऑल्सो मीन दैट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ वॉज लिमिटेड। अब क्या हो रहा है कि जब इम्पोर्ट कम हो रहा है तो क्लियर, दैट इज क्लियर कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी कम होने वाला है। तो जब ये कम हो रहा था तो हमारे जो इंडिया की इकोनॉमी का जो सोर्सेज थे वो बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, लिमिटेड हो रहे थे, ठीक है। मतलब कैसे कि हमारे जो कनेक्शन है, ये हम इस चीज को ऐसे करें, देखो हम क्या कर रहे हैं कि जब हम अगर कोई शॉपिंग करनी है तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो कॉलोनी वाली दुकान है तो हम उन्हीं उन्हीं से कनेक्टेड है, ठीक है, उन्हीं से कनेक्टेड है। लेकिन हम क्या करें, कभी भी कैसा होता है ना कि हमें कुछ शॉपिंग करनी होती है, कुछ खरीदना होता है, तो हम हमारे जान पहचान वाले को बोल देते हैं, हम उससे ले लेते हैं, लेकिन हम बाहर के मार्केट से अवेयर ही नहीं हो पाते, वो हमें वहां तक के पहुंचने नहीं देता है। तो इसी टाइप की कंडीशन जो है वो हमारे साथ यहाँ पे होती है कि क्या हो रहा है कि हम हमारे अंदर ही सीमित हो गए। तो जब हमारा ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा है, जब हम किसी के साथ बिजनेस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बाहर की कंट्रीज से हमारा मेन रीजन क्या होते हैं, एक तो हम युद्ध वगैरह कर रहे हो, लेकिन हमारा रिलेशन सुधारना है तो क्या होता है कि हम उससे फाइनेंशियली जुड़े हुए होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो ये वाली जो चीज होती है वो इंडिया की बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गई थी, क्योंकि इसने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है वो दोनों ही रेट जो है वो कम कर रखे हुए थे। तो इसका इससे जो आउटसाइड वर्ल्ड है, जो एक्सटर्नल रिलेशंस है, वो बहुत ज्यादा इसके कम हो चुके थे। तो अब इंडिया को किस पे काम करना था, इंडिया को इसको और सुधारना था, है ना। मतलब क्लियर हो गया, क्योंकि इंडिया क्या चाह रही है अब, क्योंकि हम लोगों ने जो बिजनेस के अकॉर्डिंग है वो वाला फैक्ट जो है वो हम लोग ऑलरेडी कम कर चुके हैं, तो अब हमें उसके ऊपर भी काम करना होगा। तो बस अब उसी के ऊपर हमारा जो है वो काम शुरू हो जाता है। एफ्रो एशियन यूनिटी, एफ्रो एशियन यूनिटी, तो एफ्रो एंड एशियन, तो इसका जो है तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, अफ्रीका, क्या हो रहा है भाई, ठीक है, इट्स अफ्रीका, एफ्रो मीन्स अफ्रीका एंड एशियन मीन्स एशियन ही है, ठीक है। मैप में जाइए, अफ्रीका देखिए और एशियन जो है, एशिया जो है वो दोनों ही चीजें जो है वो देखें। तो अफ्रीका और एशिया, तो हम लोग इन दोनों की यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो मतलब, और ये वाली जो पिक्चर है वो दोनों ही बहुत अच्छे से क्लियर कर रही है। तो क्या हो रहा है, इन लोगों के बीच में रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे क्लियर हो रहे हैं। तो नेहरू जी है
उनका पहले से ही बहुत अच्छे से जो अफेयर होता है, वर्ड अफेयर जो रिलेशनशिप होती है उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि नेहरू जी का पर्सपेक्टिव ही यही है, उनका एम ही है, उनका मेन पर्पस है कि वो किसके ऊपर काम कर रहे हैं कि पूरे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर काम करना उनका मेन है। तो नॉन अलाइनमेंट जो है वो इसी का मतलब यहीं से ओरिएंट होती है। नॉन अलाइनमेंट जो है वो अभी हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं कि वो एक्चुअल में यहीं से हो रही है। तो इस वक्त क्या हो रहा है कि हमें अपने कॉन्टेक्ट जो है वो बढ़ाने हैं, है ना। अभी हमें हमारे कॉन्टेक्ट बढ़ाने हैं, तो क्या हो रहा है कि अफ्रीका वाले जो है, जो देखो नेहरू envisaged a major role for India in a world affair and especially in Asian affairs। यहाँ पे तो काम कर रहे हैं। तो अब इसके साथ में क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज जो है वो फ्री हो रही होती है। अब हमारे पास जो बाइपोलर बना हुआ है ना, तो ये बाइपोलर बन गया। अब इसके साथ में क्या हो रहा है, तो बाइपोलर आधा वर्ड यूएस के साथ जा रहा है, आधा यूएसएस के साथ जा रहा है, और जो बीच वाले बच जाते हैं वो हमारे साथ किसके साथ आने वाले हैं, वो नाम के साथ यानी नॉन अलाइनमेंट के साथ में आने वाले हैं। तो ये अभी हम लोग और पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब 45 के बाद में बहुत सारी जो कंट्रीज है वो क्या हो रही है, फ्री हो रही है। तो अफ्रीका एशियन वाली जितनी भी फ्री कंट्रीज होती है, मतलब जो मतलब फ्रेशली इंडिपेंडेंट होती है, जो फ्री हो चुकी होती है, किसी के भी अधीन जो थी उनसे हट रही है, मतलब जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स है एशिया की और इंडिया की, तो इनके बीच में क्या करते हैं, ये एक कॉन्टेक्ट बिठाने की मतलब एक कॉन्टेक्ट जो एस्टैब्लिश करते हैं कि हम सब मिलके क्या करेंगे, साथ में काम करने वाले हैं, है ना। जैसे कि ये हमारा सेंटर वाला पड़ोसी जो है ना, जो अभी तक हम लोग घर बना के चल रहे थे, तो ये वही काम करने वाला है कि सेंटर वाला पड़ोसी क्या कह रहा है कि आ जाओ भाई सब लोग मिलके काम करेंगे, मिलके इन दोनों से जो है मतलब बैलेंस बना के रखेंगे। तो इस टाइप की जो चीजें हैं तो वो नेहरू जी करते हैं कि जितनी भी एशिया और अफ्रीका से है ना, ये जो एशिया और अफ्रीका से जितनी भी फ्री हुई वाली न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, इनके साथ में ये काम करते हैं कि मतलब हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, है ना। तो ऐसे ही क्या करते हैं, अंडर हिज लीडरशिप इंडिया कन्वेंट द एशियन रिलेशन मार्च 1947। अब क्या कर रहा है, अब नेहरू जी जो है इनके साथ में मिलकर के ये क्या कर रहे हैं, 1947 में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस ये वाली रहती है, जो कि मार्च 1947 में। अब यहाँ पे ये डेट जो है इसको मेंशन करो, मार्च क्या है, ये मार्च 1947, ठीक है। हमें आजादी कब मिलती है, 15 अगस्त 15 अगस्त 1947, मतलब 5 महीने जो है इन दोनों के बीच में अभी भी बाकी है। अब जो नेहरू जी है, हमारी आजादी को 5 महीने अभी भी बाकी थे, उससे पहले ही नेहरू जी जो है वो काम करने शुरू कर रहे हैं। तो ये लोग इनके साथ में एक मतलब मीटिंग कॉन्फ्रेंस बैठाते हैं, और इसी के साथ में क्या करते हैं, ये इसको साथ में ले लेते हैं, और इन लोगों की क्या होने लगती है, मीटिंग्स होने लगती है। और ये वही मीटिंग की कुछ पिक्चर्स जो है वो मैंने यहाँ पर लगा रखी हुई है, ठीक है। ये वही मीटिंग है, एशिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस होती है वो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ही शुरू हो जाती है, और ये साथ में एज अ कमिटी काम करना जो है इसके ऊपर मतलब क्या होता है, एग्री हो जाते हैं। तो यहीं से जो नॉन अलाइनमेंट है वो शुरू होता है, जो अभी तक हम लोग मेन हमारा था ना कि नॉन अलाइनमेंट किस तरीके से बना। तो ये है हमारी जो पॉलिसी है वो इंडिया, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट में भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशन तो बैठा ही हुआ है ना। तो इंडिया क्या करता है, अब उस वक्त क्या होता है कि इंडोनेशिया डच के अंडर में होता है, ठीक है। जिस तरीके से हमारा जो इंडिया है वो किसके अंडर में था, ब्रिटिशियर्स के, ठीक है। और हाँ और क्या है, इंडोनेशिया किसके अंडर में है, डच के। अच्छा, क्या डच इंडिया आए थे, क्या डच ने ट्राई नहीं किया कि वो इंडिया पे वो भी अधिकार कर ले। डच जो है वो सीधे इंडोनेशिया पे नहीं गए, तो डच जो है वो भी इंडिया आते हैं एक सीक्वेंस वाइज। जब हम लोग देखते हैं आफ्टर मुगल्स वगैरह के बाद में कि कैसे पुर्तगाल आते हैं, डच आते हैं, तो ये सारे जो है सीक्वेंस चलता है। लेकिन सबसे लंबा जो साम्राज्य है वो ब्रिटिशियर्स का रहता है हमारे इंडिया पे कब्जा करके। तो ब्रिटिश और डच जो है आपस में लड़के ही डच को भगा देते हैं। ये सारी चीजें हम लोग हिस्ट्री में सॉरी आप लोग जो है वो अपनी हिस्ट्री में ये पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनका युद्ध है ना। और ये वाला सारा जो है 1870 57 और सारी जो चीजें 1947, तो ये सारी चीजें भी हम लोग की हिस्ट्री में आई होप पढ़ चुके होंगे। तो इंडिया जो है सॉरी इंडोनेशिया जो है वो किस केस में रहता है, डच के। और इंडिया कमिटमेंट करता है, इंडिया जो है उसकी हेल्प करने की वो करता है, कन्विंस करता है कि हाँ जो क्या करते हैं कि डच के जो आप अंडर में हो,
हम उसे छुड़ाने की कोशिश करें या छुड़ाना चाहिए, मतलब इंडोनेशिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए होता है। तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है 1949 में, तब ये उसको मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के लिए उसे हेल्प करने का कन्विंस करता है। ठीक है, मतलब वो उसे कन्विंस करता है कि जो 1949 में जो फ्रीडम स्ट्रगल होने वाला है, मतलब जो फ्रीडम स्ट्रगल है, तो वो वहाँ पे पूरी तरीके से किसको सपोर्ट करता है, इंडोनेशिया को, फ्रॉम द डच कॉलोनियल, तो डच जो है उनके ऊपर अधिकार करके रखे हुए थे, तो उससे इन्हें हटाने के लिए क्या करते हैं, ये उनकी हेल्पफुल रहते हैं कि जो डच है उनसे मतलब मददगार प्रूफ करे। तो ये वाली जो मीटिंग थी वो थी द बांडुंग कॉन्फ्रेंस। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लगता है। अब ये क्या है, तो ये जो है क्या होता है, जब अफ्रीका है ना, अफ्रो और एशियन की कॉन्फ्रेंस होती है 1947 में, तो इसी को हम बांडंग कॉन्फ्रेंस जो है उसको उसको इस नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब अफ्रीका और एशियन की। देखो अभी तक के हमने कितनी कॉन्फ्रेंसेस देखी, फर्स्ट वाली जो थी वो 47 में हम लोगों ने मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, उसके पहले ही देख ली थी, है ना, जब हमें आजादी नहीं मिली थी उसके पहले 47 में हो गई थी। 49 में जो कॉन्फ्रेंस होती है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो वहां पे क्या बात होती है कि इंडोनेशिया को फ्री किया जाए, किससे, डच से। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाली क्या होती है 1955 में जो होती है, तो यहीं पे हमारा नाम बनता है ना। द बैंडिंग कॉन्फ्रेंस लेटर लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाम। ठीक है, द फर्स्ट सबमिट ऑफ नाम वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन सितंबर 1961। नेहरू वाज को फाउंडर ऑफ नाम, क्योंकि नेहरू जी है तो नाम जहां पे भी आता है तो नेहरू जी का नाम सबसे पहले नाम में आने वाला है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुरुआती जो है को फाउंडर थे, और जो मेन अहम मुद्दा है उनका, मतलब जो एम मतलब जो मेन रोल है तो वो किसका है, नेहरू जी का। तो ये जो कंट्रीज थी वो किसमें इन्वॉल्व थी, नाम में। दोनों ही ग्रुप्स को छोड़ के इन्होंने अपनी अलग दुनिया बसा ली, और इनका एक ही एम था, एक शांतिपूर्ण तरीके से ही सबके साथ में रिश्ते बना के रखने का, है ना। तो जो समझदार व्यक्ति बोलते हैं ना हमारी फैमिलीज में, हमारी सोसाइटी में, तो ये वही थे। देन नेक्स्ट है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विथ चाइना। अब ना वापस से हम लोग कहाँ पर आते हैं, वो जो घर बने थे ना हमारी सोसाइटी वाले, एक नए नए लोग आए थे, वहां पे बसे हुए थे, रह रहे थे हम लोग। अच्छा, शुरू में हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम किसी फैमिली मतलब कहीं जाते हैं, मतलब हम किसी नए जगह घर बसाते हैं, शुरू शुरू में हमारे रिश्ते जो है वो बहुत अच्छे होते हैं शुरू में, है ना। जब तक कि हमें कोई दरार नहीं आती है तब तक कि हम लड़ते नहीं है, मतलब थोड़ी थोड़ी बातों को तो अवॉइड ही कर लेते हैं। जब चाइना जो है, तो इसी तरीके से कंडीशन हमारी चाइना और किसके साथ में शुरू होती है, इंडिया के साथ में। इंडिया और चाइना जो है वो एज अ फ्रेंड जो थे, इनके बीच में बहुत अच्छे शांति थी, दोनों एज अ फ्रेंड बिहेव करते थे। और इंडिया ने जब सबसे पहले क्या था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है, मतलब जो चाइना है उसने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को चूज किया था इन 1949 में, तो नेहरू जी जो है वो उनके सपोर्ट करते हैं, है ना। इंडिया उनके फुल सपोर्ट में रहता है। हालांकि बहुत सारे लोग जो है वो इसमें क्या करते हैं, मतलब अगेंस्ट होते हैं, इंडिया के बहुत सारे जो लोग हैं इनके अगेंस्ट होते हैं, इवन इंक्लूडिंग भीमराव अंबेडकर जो है वो भी इनके अगेंस्ट होते हैं, और वो सही थे जहां तक के जो लोग थे। अभी नेहरू जी के अगेंस्ट बहुत सारे लोग होने वाले, वो भी हम लोग आगे पढ़ते हैं क्योंकि अभी हम लोग पीस पढ़ रहे हैं ना। तो क्या होता है कि जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को चाइना जो है वो फॉलो करता है, इस आइडियोलॉजीज को सपोर्ट मतलब फॉलो करना शुरू कर देता है, तो सबसे पहले जो है वो इंडिया उसको सपोर्ट करता है कि हाँ भाई तू क्या कर इसको, मतलब इस चीज से ना वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं कि हाँ तुम जो आइडियोलॉजी चूज करे हम आपके सपोर्ट में हैं, तो वो उनको हेल्प करता है ना। दैट वाज कमिंग आउट ऑफ द शेडो ऑफ वेस्टर्न डोमिनेशन एंड हेल्प द न्यू गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल फोरा, तो वो उन्हें सपोर्ट करता है। फिर क्या होता है चाइनीज, और इसी के दौरान क्या होता है कि जो चाइनीज और इंडिया की बॉर्डर है, ठीक है, चाइनीज और इंडिया बॉर्डर जो है, भी हम लोग देखें आगे, देखो ये जो चाइनीज और इंडिया की जो बॉर्डर है, ये मैप ना बहुत अच्छे से आपको याद करना है, और किसी भी चैप्टर में, इवन हम पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं और अभी तो हमारी कंट्री को शुरू कर रहे हैं, तो क्या हमें अपने मैप जो है वो हमेशा रखने ही होंगे, क्योंकि इससे क्या होंगे दो, एक तो हमें लोकेशन पता चलेंगी, और चीजें जब हम देखने लगते हैं ना तो वो हम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझने लगते हैं कि भाई एक्चुअल में कांड क्या क्या चल रहे थे, किस किस जगह पे वो चीजें घटनाएं हो रही थी, वो कहाँ पर हैपनिंग थी चीजें। तो इन सारी चीजों से क्या होता है हमें बहुत अच्छे से समझ पाते हैं उन चीजों को। तो सब जगह, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या जियोग्राफी, जियोग्राफी में तो मस्ट है। और उसी तरीके
तरीके से पॉलिटी में भी मस्ट है आपके सारे मैप्स, जो भी चीजें आ रही है, जो भी नाम आ रहे हैं। अभी तक के हमने इतने सारे जो नाम हैं वो पढ़े, इंडोनेशिया, डच, अमेरिका, यूएस। तो आपको ना इन सारी चीजों को अपने मैप में भी देखना है। इवन जो भी नोट्स बन रहे हैं वहां पे एक रफ या मार्केट वाला जो मैप है वो भी प्लीज ऐड करके रखिए, तो जिससे चीजें जो है ना जितने अच्छे से फैमिलियर होंगे, मतलब इन चीजों को देखते रहेंगे तो वो चीजें हमें लॉन्ग टाइम तक के याद रहने वाली है। तो देखो ये जो चाइना और पाकिस्तान वाली जो थी, तो यहाँ पे पूरी ही आर्मी नहीं थी। मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग वहां पर क्या करते हैं, मतलब पूरी आर्मी जो है वो फोर्स लगी हुई होती है मोस्ट ऑफ बाउंड्रीज पे। तो उस टाइम इनके रिलेशन इतने अच्छे चल रहे थे कि वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स लगा हुआ था। वहां पे पूरी आर्मी नहीं लगी हुई थी, बल्कि इनकी जो बाउंड्रीज थी वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स लगा हुआ था और फुल आर्मी नहीं थी। और अभी जब चीजें हम लोग करंट में देखते हैं तो आए दिन हमें देखने को मिलता है कि अभी मतलब वो इस बाउंड्री में आ गए हैं। चीन और भारत में ये युद्ध हो रहा है गलवान घाटी को लेके, तो इसमें उसमें बहुत सारी चीजें है ना। तो हम लोग सैनिकों को लेकर के भी बहुत सारी जो आर्मी फोर्सेज है, मिलिट्री फोर्सेज है, उसको लेकर भी हमारे पास बहुत आए दिन क्या होती है न्यूज मिलती है कि इसने इतने सैनिकों को निपटा दिया, ऐसा वैसा। तो ये सारी जो चीजों की जड़ है, अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई दोनों के बीच में कितना अच्छा माहौल चल रहा है, दोनों कितने अच्छे से शांति से रह रहे हैं, है ना। अभी हम लोग इन चीजों को देख रहे हैं, अब हम आगे चल के देखने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में भाई प्रॉब्लम क्या हुई थी, है ना, कि किस वजह से इन लोगों में, मतलब ये जो अभी हम लोग करंट में जो अभी भी झगड़े वगैरह देख रहे हैं ना, कि अभी तक के क्यों नहीं सुलझ रहे हैं। तो उनकी जो शुरुआत होने वाली है, जो ओरिएंटेड प्लेस था, वो भी हम लोग देखते हैं। तो जो अभी करंट वाला है वो अभी अब हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले इंडिया और चीन में, चाइना में बहुत अच्छे रिलेशंस थे। तो चलो द जॉइंट ओके, देखो ये जो पिक्चर है, देखो ये जो बताए थे ना कि अभी बहुत अच्छे रिलेशंस थे, ये हमारे नेहरू जी जो कि बहुत सपोर्ट में थे चीन के, और ये चीन के, इन दोनों के बीच में एक पंचशील समझौता होता है ना। एक पंचशील समझौता जहाँ पे 5 प्रिंसिपल्स होते हैं पीसफुली, ठीक है। तो क्या होता है, 5 ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जिनके ऊपर दोनों ही म्यूचुअल क्या होता है, इन दोनों के बीच में मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम दोनों इन 5 बातों को फॉलो करने वाले हैं दोनों। तो उसका मेन मुद्दा क्या होता है, पीसफुल, ठीक है, कि मतलब हम दोनों के बीच में क्या बना के रखना है, शांति दोनों के, क्योंकि नेहरू जी का एजेंडा यही था कि मुझे क्या करना है, शांति बनाए रखनी है। बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड द चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो इलाई ऑन 29 अप्रैल 1954 was a step in the direction of a stronger relationship between the two countries। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि इस डेट को 1949 को, सॉरी ठीक है, सॉरी 1954, सॉरी 29 अप्रैल 1954, ठीक है। इन दोनों के बीच में, कंट्री के बीच में एक रिलेशन होता है, और ये वाला जो समझौता है, पंचशील समझौता, इसको ये लोग साइन करते हैं। तो इंडिया और चाइना के जो लीडर्स है, ये दोनों ही एक दूसरे की कंट्रीज में आते जाते हैं। बहुत अच्छा सा फ्री जो फ्रेंडली माहौल है वो होता है। जब नेहरू जी वहां जाते हैं तो ये अपनी क्राउड को बुलाते हैं कि भाई, जैसे अभी हम लोगों ने ओबामा जी आए थे, सॉरी ठीक है। तो क्या हुआ था कि जब ये जाते थे वहां पे, तो इनका बहुत ज्यादा जोर शोर से डोनाल्ड ट्रम्प, सॉरी ओबामा आ गया था, डोनाल्ड ट्रम्प जब आए थे तो हमारे यहाँ के कितना मतलब पूरे भारत को सजा दिया गया था। तो उसी तरीके से ये जो दौर है वो अभी मोदी जी ने ट्रेंड में नहीं लाया है, ये शुरू से ही चल रहा है। तो क्या हो रहा था कि नेहरू जी जब वहां पे चीन जाते थे तो इनका जोरों शोरों से स्वागत किया जाता था, एकदम लार्ज लेवल पे अपनी पूरी पब्लिक को बुलाया जाता था, रैलियां होती थी, जनसभाएं होती थी, होती कि भाई वहां से नेताजी आए हैं। सिमिलरली यहाँ के जब कोई नेता इंडिया आते थे तो सेम प्रोसेस होता था, बहुत ज्यादा भीड़ जमा की जाती थी। और ये तो हमारे यहाँ की खासियत है कि कोई नेता यदि आ रहा है तो वो भले एक दिन के लिए 4 घंटे के लिए आ रहा है, आप समझ रहे होंगे कि मैं किस बात पे बात कर रही हूँ। तो वो कितने ही समय, लिमिटेड पीरियड के लिए आया, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा क्राउड जो है वो जमा कर लिया जाता है। तो ये चीजें हमारे ऐतिहासिक काल से चल रही है, हिस्टोरिकल डे से चलते आ रही है। जो 5 रूल्स थे इनके ऊपर हम लोगों ने समझौता किया था, ये वो 5 रूल थे, तो आप इन्हें पढ़ें। देन हाँ, ये वाला जो इम्पोर्टेंट है, अब ये जो मैप है इसे बहुत अच्छे से समझ ले, क्योंकि इसी के बिहाफ पे अभी हम लोगों को ना क्या करना है, पूरी है, जिसमें से 2 इम्पोर्टेंट है, एक तो ये वाला एरिया और सेकंड वन इज ये वाला एरिया।
तो इन दोनों ही चीजों को, ये जो दोनों मैप में जो चीजें दिख रही है ना, येलो वाली अक्साई चीन एंड सेकेंड वन इज अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों ही जगह को लेकर के अब भारत और चीन में युद्ध होने वाले हैं, दोनों के बीच में वॉर्स होने वाले हैं। हाँ, पहले तो बीच वाला जो तिब्बत वाला एरिया है तो इसको भी लेकर के होने वाले हैं, क्योंकि अब हमारे पास में ये क्वेश्चन आता है कि अभी तक के इंडिया और जो चीन है, इन दोनों के बीच में रिलेशंस तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। मतलब ये दोनों दोस्त थे, अब वो यारी दोस्ती जो है वो हट गई। तो अब मैं ना वापस एक जगह पे जाना चाहूंगी, कौन सा, वही हमारी सोसाइटी। ठीक है, यस, मुझे इस मतलब ये सारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, इसके लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल तो कहीं लगा ही नहीं। ठीक है, ये मेरी एक घर है और दूसरा घर जो था ये वाला था। अब इन दोनों के बीच में क्या था, इतना एक स्पेस छूटा हुआ है भाई। ठीक है, ये स्पेस छूटा हुआ है। ठीक है, दोनों मतलब हम लोग हमारी सेफ्टी के लिए थोड़ा बहुत एरिया में छोड़ते हैं ना, कभी गार्डनिंग करने के लिए, कभी लीकेज वगैरह, पाइपिंग वगैरह के लिए, नाली वाली के लिए, इन सारी चीजों के लिए हम लोग छोड़ते हैं। तो वही वही चीज हो गई। ठीक है, मतलब इंडिया और चाइना ने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा था। ठीक है, ये नॉर्मली हुआ था। ये मैं इस एग्जाम्पल को देख बता रही हूँ ताकि आप इसको किससे, हम जो आगे मैटर पढ़ने वाले हैं उससे, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। चीजें तो वैसे पहले से ऑलरेडी इजी है, लेकिन ये और थोड़ी इजी करने में हेल्प करेगी। तो क्या होता है कि जब ये जो चीज बीच वाली सेंटर में छुटी हुई है ना, तो कई बार क्या होता है, ये कहता है कि मैंने इतनी जगह, मेरी जो है इतनी ज्यादा है, और इसकी कहता है इतनी ज्यादा है। तो हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पटवारी वगैरह आते हैं, उन चीजों को नपाई वपाई होती है। लेकिन उसके बीच में क्या होता है, बहुत सारा ऐसा होता है कि दोनों ही से मैटर सॉल्व नहीं हो पाता है। तो ये जो लड़ाई है वो कंटिन्यू चलते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है ना। ये लड़ाई कंटिन्यू चलते ही रहती है। तो ऐसी ही कंडीशन क्रिएट होती है तिब्बत में। ठीक है, मतलब हमारे पास में दो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे पास में दोनों के बीच में लड़ाई होती है। देखो, the two development strained this relationship. China annexed Tibet in 1950 and thus removed a historical buffer between the two countries. ठीक है, उस वक्त क्या होता है तिब्बत में, अब देखो हम लोग जाते तिब्बत में, कहाँ गया हमारा तिब्बत, ये रहा। चलो कलर थोड़ा चेंज कर ले, क्योंकि रेड पे रेड दिखाई नहीं दे रहा है भाई। कहाँ गया, कहाँ गया, ठीक है। अब हम जब यहाँ पर तिब्बत में आए, ओके, तो तिब्बत में हम लोग आ रहे हैं, तो यहाँ से, अच्छा ये वाला तो इधर नेपाल वाला, ये वाला एरिया हो गया, और ये तिब्बत वाला हो गया। तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना तिब्बत के ऊपर अपना हक जमा लेता है। ठीक है, यहाँ पे जो चाइना है ये तिब्बत के ऊपर अपना हक जमा कह नहीं रहा है, क्योंकि इंडिया के चीन के साथ रिलेशन से बहुत अच्छे हैं, रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, वो उसको वो नहीं कर रहा है, अफेक्ट नहीं कर रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए। तो ये तिब्बत के ऊपर जब अटैक करता है तो क्या हो रहा है, यहाँ के बहुत सारे जो तिब्बतियंस है वो यहाँ से प्लेस खाली कर देते हैं, क्योंकि चाइना जो है वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब क्रूर शासकों में जो है वो आता है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनका जो तरीका है वो थोड़ा स्ट्रांग है, वो थोड़ा डरावना सा है। तो क्या कर रहा है, यहाँ पे ये इस पे हक जमाने की कोशिश करता है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ से खाली होने लगती है, और उस वक्त इंडिया को बहुत ज्यादा भार झेलना पड़ा था, क्योंकि जो भी तिब्बतियन होते थे तो वो इस एरिया में आ जाते थे। मोस्ट ऑफ जो है वो दिल्ली वाले एरिया में शिफ्ट होते हैं, जो तिब्बतियंस थे वो दिल्ली आकर के शिफ्ट होते हैं। कुछ लोग इधर आसपास में, कोई असम हो गया, कोई इधर अरुणाचल वगैरह हो गया, है ना, बिहार वगैरह एरिया में, तो यहाँ पर आकर के अपने आप को शिफ्ट करते हैं। और एक ऐसी कंडीशन में जब ऑलरेडी आप अपनी कंट्री को स्टैब्लिश करने में लगे हुए हैं, उसे डेवलप कर रहे हैं, और सडन आपके घर में, मतलब ऐसा होता है हमारे घर में कि मतलब कहीं ऐसा होती हैं चीजें कि आप अपने मतलब सफर कर रहे हो और उस वक्त कोई अन्न, वो अतिथि तुम कब जाओगे टाइप से। तो यहाँ पे क्या होता है, उस कंडीशन में बहुत सारे लोग जो है वो तिब्बत में शरण लेने आ जाते हैं। और जो सीए हमारे यहाँ पर जो एक्ट आया था, तो वहां पर हम लोगों के पास क्लियरली ऐसा था ना कि बांग्लादेश से आए वाले लोग वगैरह, तो उसी तरीके से तो ये लोग जो तिब्बतियन है वो यहाँ पर आकर शरण लेते हैं। और ये क्या करते हैं, तिब्बत जो चाइना जो है वो संस्कृति है, जो वहाँ का कल्चर है, वो उसे पूरी तरीके से खत्म करना चाहता था। चाइना ने अपने बहुत सारे जो लोग हैं वो तिब्बत में शिफ्ट कर चुके थे। ठीक है, मतलब वो तिब्बत में बन रहे थे, और जो तिब्बत के लोग थे वो वहां से निकल रहे थे, क्योंकि वो उनका जो मतलब जो शासन है वो झेल नहीं पा रहे थे। तो तिब्बतियन क्या कर रहे थे, वो खाली कर रहे थे, और चाइनीज जो है वो कहाँ पर आ रहे थे, तिब्बत में शिफ्ट हो रहे थे। मतलब इस तरीके की चीज हो रही थी। सॉरी बेटा।
ओके, तो देन क्या होता है कि तिब्बत जो है, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि तिब्बत की जितनी भी संस्कृति वगैरह है इन सबको खत्म करना चाहता था, धूमिल करना चाहता था। तो इसलिए वहाँ के मतलब बहुत ज्यादा ही प्रोग्राम हो जाता है कि ये जो चीन है वो टोटली तिब्बत को खत्म करना, मतलब वहाँ की जो संस्कृति वगैरह सारी वो वहाँ पे चलाना चाहता है, वो अपना हक जताना चाहता है। और उस दौरान क्या होता है, तिब्बत के बहुत सारे लोग इंडिया में शरण लेते हैं, इंडिया में रहने आ जाते हैं, क्योंकि इंडिया में उन्हें एक शांतिपूर्ण वातावरण मिल रहा था, एक फ्रीडम मिल रही थी। ठीक है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही इतना अच्छा है, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ इंडियन जो पॉपुलेशन है उसके साथ साथ जो कि एनआरआईज है और जो बाहर के लोग आके रह रहे हैं उनके लिए भी हमारे फंडामेंटल जो राइट्स है वो इनके लिए भी बाकायदा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया कंट्री जो है उसे बेस्ट माना जाता है। और हाँ, ये मतलब हमारे यहाँ के कह सकते हैं कि बहुत अच्छे फीचर्स में से एक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हार्मफुल हो जाता है। और ये हार्मफुल किन रीजन से होता है, इसके लिए कुछ साल पहले जाकर के सीए जो आया था उसमें जितने भी कांड हुए थे जेएनयू वगैरह में, तो उसको जाकर के आप देख के आइए। ठीक है, तो तिब्बत जो है, तो यहाँ पे क्या होता है, तिब्बत के एक नेता रहते हैं दलाई लामा। ठीक है, तिब्बत के एक जो लीडर है दलाई लामा, वो शरण मांगते हैं किससे, इंडिया से, क्योंकि तिब्बत में बहुत ज्यादा मतलब खराब हो चुका है, चाइना जो है उसको बहुत खराब कर चुका है। चाइना की पॉपुलेशन पहले से ऑलमोस्ट जो है वो कहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है, वो मतलब इंडिया में शिफ्ट हो चुकी है, वो वहां शरण ले चुकी है, वो उनके अंडर में रह रही है। चाइनीज ने क्या किया, अपने चाइनीज उठाकर तिब्बतियन को हटा करके वहां पे शिफ्ट कर दिया, वो अपना हक जता रही है, वो अपने मतलब राजनीति कर रही है। तो जब दलाई नामा क्या करते हैं कि दलाई नामा हेल्प लेते हैं किससे, इंडिया से, वो उनसे शरण मांगते हैं। ठीक है, मतलब प्रोटेक्शन मांगते हैं, तो इंडिया इन्हें सपोर्ट करता है, किसको, दलाई नामा को। ठीक है, दलाई लामा इन्हें सपोर्ट करता है। और बस यहीं से जो मेन प्रॉब्लम थी वो शुरू हो जाती है कि चीन को क्या लगता है कि इंडिया हमारे रिलेशंस खराब कर रहा है, ये हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है। मतलब ऐसा होता है ना कि जब दो पड़ोसी वगैरह कहते हैं कि वो नॉर्मली गॉसिप करती है आंटिया, तो उस टाइम होता है ना कि इनने उनके अगेंस्ट में कुछ कह दिया, ये हो गया, तो वो चीजें चलती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी चलती है कि जब दलाई नामा को इंडिया जो है वो शरण दे देता है, तो चीन को लगता है कि ये कोई अंदरूनी हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है, तो वहां से खटास जो है वो शुरू हो जाती है, इनके बीच में खटास आना जो है वो पॉइंट जो है वो शुरू हो जाता है। The Tibetan spiritual leader, the Dalai Lama, shout and obtain political asylum in India 1959। ठीक है, 1959 में वो करता है, तो मतलब उससे मांगता है, तो चाइना जो है उसके ऊपर एलिगेशन लगा देता है कि भाई तुम हमारे जो इंडिया है वो हमें हमारी उसकी जो एक्टिविटीज है हमारे लिए हार्मफुल हो रही है। तो ये वाला सारा प्रोसेस कब होता है, 1960 वाली होती है ना, तो उस टाइम ये शुरुआत हो रही है इसकी। ठीक है, देन क्या होता है कि इसके पहले जो बाउंड्रीज होती है, मतलब दो बाउंड्री है हमारे पास में, चाइना की मतलब इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट हैज सरफेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया क्लेम दैट द बाउंड्री वाज अ मेटल सेटल ऑन कॉलोनियल टाइम। अब ये वाली जो मैटर था, मतलब जो बाउंड्री वाला मैटर था, वो ऑलरेडी कब हो चुका था। अच्छा, तो मेन बाउंड्री थी वो कौन कौन सी, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एंड ऑफ द लॉन्गर बॉर्डर। तो क्या होता है कि ये वाली जो बाउंड्रीज थी इसके ऊपर पहले से काम कौन कर रहा था, मतलब यहाँ पर जो बाउंड्रीज फिक्स करने का था, ये वाली जो बाउंड्रीज थी ना यहाँ से यहाँ तक के, एक सेकंड मैंने मिटा दूं, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा अब और थोड़ा क्लियर हो जाए ये मैप। ठीक है, भाई इरेजर मिल जा, रफ ही नहीं हो रहा है ये। थोड़ा स्लो काम कर रहा है। ओके, चलो पेन चेंज कर लेंगे अभी हम। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, दलाई नामा क्या कह रहे हैं कि हमें शरण दे दो, हम वहां पे रह लेंगे। उसके बाद में क्या होता है कि बाउंड्री के ऊपर पहले से बात चल रही है, लेकिन इंडिया क्या कहता है कि पहले ही जब कॉलोनियल जो टाइम चल रहा था, उस टाइम जब दो कॉलोनीज बनी हुई थी, तो उस टाइम में क्या हो रहा था कि उसी टाइम हमने मैटर सॉल्व कर लिया था, ये जो मैटर है ना वो हो गया था। लेकिन चाइना क्या कहती है कि अंग्रेज गए बाद गए,
अब दूसरी चीज आएंगी, चाइना क्लेम करता है, ठीक है, मतलब वो क्या कह रहा है, वो उस बात को मतलब क्या कहता है, एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो जो कॉलोनियल डिसीजन था, कॉलोनियल डिसीजन था, वो हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे, डिड नॉट अप्लाई, तो वो चीज पे कर लेता है। मतलब पहले इंडिया क्या समझ रहा है, क्योंकि भाई इंडिया जो है वो सॉफ्टवेयर बिहेवियर पे चल के काम कर रहा है ना, तो ये शांति वाले मतलब पीसफुल माहौल में काम कर रहा है, लेकिन जो चाइना है वो शायद इसी का क्या करता है, फायदा उठाता है, मतलब वो शायद उसे ऐसा लगे कि मैं ऐसी डिमांड करूंगा तो ये मुझे चीजें दे देंगे, लेकिन अब हम अपनी वाली पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है चीजें कि वो उसके ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि ये वाली जो चीज उस वक्त जो सॉल्व हो चुकी थी, जो बाउंड्री वाली चीज जो सॉल्व हो चुकी थी, वो अभी तक ये सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई कि मतलब अभी तक की सॉल्व नहीं हुई थी, ये भी वापस से इसके ऊपर क्लेम कर रहे हैं, और यहीं से शुरुआत होती है कि अब हम जब भी बात करते हैं कि आर्मी वगैरह की, कि इतने सैनिक वहां से इतना मुठभेड़ हो गई है, इतना इतना हो गया है, तो जितनी भी अब हमारे पास करंट न्यूज़ आती है ना, अबाउट चाइना एंड इंडिया, है ना, जब हम लोग ये वाले एरिया में जाते हैं और यहाँ से लेकर के हमारे पास जितनी भी न्यूज़ आती है, तो ये उसी के रिगार्डिंग अभी हम लोग देख रहे हैं ना, जो शुरुआती हो रही है, तो तब से अब तक के अब हमारी चीजें जो है वो सॉल्व नहीं हुई हैं, और उस वक्त पहले ये चीज सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ये कहते हैं कि वो अब अप्लाई नहीं होगा, समय गया, बदल गए, तो अब ये अप्लाई नहीं हो रहा है। अब इन्हें बोल दिया था द मेन डिस्प्यूट वाज अबाउट द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एंड ऑफ द लॉन्ग बॉर्डर, तो ये जो वेस्टर्न और ईस्टर्न थे, तो उसके जो लंबी बॉर्डर उसको लेकर के था। अब चाइना जो है वो क्लेम किस किस के ऊपर कर रहा है, अभी मैंने जो येलो एरियाज बताए थे पहले, जो हम लोग मैप देख रहे थे, उसमें जो दो येलो एरियाज थे, हम उसी के ऊपर बात करें। एक तो अक्साई चीन वाला एरिया जो कि लद्दाख रीजन में जम्मू और कश्मीर का आता है, और दूसरा जो है वो क्या मच ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल इन अरुणाचल प्रदेश in what was then called NEFA, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसीज, इन दोनों के ऊपर वापस एक बार जा करके देख लेते हैं। देखो, ये जो जम्मू कश्मीर है, तो इतना जो पार्ट होता है ये वाला, तो ये किस में आता है, लद्दाख वाले एरिया में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये वाला जो पार्ट आता है, तो ये हमारे लद्दाख वाले में शिफ्ट हो जाता है। तो इतना वाला जो एरिया, ये जो बाउंड्री वाला, तो ये आता है अक्साई चीन में। तो ये अक्साई चीन जो है, इसके ऊपर अभी तक के क्या हो रहा है, इसी एरिया में जितनी भी वो अभी करंट वाली चीजें देख रहे हैं ना, अब जब भी इससे रिलेटेड करंट वाली न्यूज आती है, तो आप प्लीज इस मैप पे जाके देखिए, तो अब आपको वो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, या जो पहले से करंट अफेयर से फैमिलियर है, उन लोगों की चीज अभी से ही बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये इसके ऊपर क्लेम करता है कि ये वाला एरिया जो है वो इनके अंडर में है। तो अभी तक के जितने भी युद्ध वगैरह चल रहे हैं, मतलब जो चीजें चलते रहती है, तो अभी तक के इसी के ऊपर चल रहे हैं, वाद विवाद इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये इसके ऊपर हो गया। सेकंड वाला क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश जो है ना, ये वाला, तो ये वाली जो अरुणाचल है, इसकी मोस्ट ऑफ स्टेट जो है, इसके ऊपर भी ये क्लेम करता है कि भाई ये हमारा ही है, मतलब ये हमें चाहिए, तो इसके ऊपर क्लेम करता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फाइटिंग वगैरह जो चीजें होती है, ये चलते ही जाती है। तो इनने इन दोनों के ऊपर किया। तो अब क्या हो रहा है, सबसे पहले 1957 से लेकर के 59 में चाइना क्या करता है, जो अक्साई चीन है, वहां पर अपना अधिकार कर लेता है, उसको अपने कब्जे में लेता है, और वहां पर बिल्ड स्ट्रेटेजिक रोड, वो इतनी एक रोड जो है वो बिल्ड कर लेता है, वो बना लेता है उतने एरिया में, कि मतलब ये मेरा अधिकार है, तो ऐसे करके वो बना लेता है। देखो, अच्छा, ये तो अभी अफगानिस्तान ओके, ठीक है, ये जो अक्साई वाला चीन है, देखो ये अक्साई चीन यहाँ पर आ रहा है। अभी ये वाला मैप जो हम लोग ना रिटर्न अभी पढ़ने वाले हैं, तो ये वाला जो मैं यहाँ पर है जम्मू कश्मीर वाला, तो इंडिया चाइना लाइन ऑफ द एक्चुअल कंट्रोल, तो ये वाली जो कंट्रोलर है ना, इसके ऊपर लेकर के अभी तक के जो है वो जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो इस पॉइंट को लेकर के चल रहे हैं। तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना लॉन्च्ड अ स्विफ्ट एंड मैसिव इन्वेंशन इन अक्टूबर 1962 इन अ बोथ ऑफ डिस्प्यूट रीजन। तो अब क्या कर रहा है, इन दोनों ही इसमें क्या कर रहा है, ये अपना जो है वो डिस्प्यूट कर रहा है। अब यहाँ से इनके क्या होते हैं, युद्ध शुरू होते हैं, मतलब अधिकार कर रहा है ये, तो यहाँ पे आक्रमण हो रहे हैं इन दोनों रिजल्ट में। पहला जो है, मतलब ये तो पहला, मतलब इनने इसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, चाइना चीन आक्रमण वगैरह जो है वो। तो फर्स्ट जो है 1962 में जो है इन दोनों वाले इसमें ये करता है। तो यहाँ पे क्या कहता है, पहला वीक जो मतलब फर्स्ट अटैक लेटेस्ट वन वीक एंड द चाइनीज फोर्सेस कैप्चर्ड सम की एरिया इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश का जो भी कुछ एरिया होता है, तो ये वाले एरिया में भी क्या करते हैं, इसको ये अपने इसमें हो जाते हैं। सेकेंड जो अटैक होता है, ये कुछ ही मंथ में वापस होता है, जिसमें क्या करते हैं कि ये लोग जो लद्दाख वाला एरिया है, तो यहाँ पर भी अपना जो है
कर लेते हैं। तो यहाँ पर असम प्लेन जो है द इंटर प्लेन असम, तो इसके साथ में जो प्लेन असम वाला जो एरिया है तो वो यहाँ से भी एंटर करने की कोशिश करते हैं। जब जो इंडियन है वो भी इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, अभी वो भी यहाँ से मतलब क्या कर रहे हैं कि वो भी एंटर मतलब इनको बाकायदा जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो हम थोड़े से फेलियर में हो जाते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि क्योंकि ये भाई इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से कर रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कि हम पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हक जमा लेता है, ये इसके अंदर में होने लगता है, यहाँ से भी अरुणाचल प्रदेश की भी कुछ कुछ जो एरियाज हैं, इवन वो असम के जो प्लेन है मैदान है वहां तक के इन लोगों का कब्जा आने लगता है। अब मेन शुरू होती है किसके ऊपर बात, नेहरू जी पे। अब नेहरू जी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है। क्यों भाई, क्योंकि नेहरू जी का ही तो सपोर्ट था सबसे ज्यादा, किसको, चाइना को, क्योंकि वही उसको लीड कर रहे थे। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी मैसिव सी खिचड़ी पक जाती है, बहुत सारी चीजें होती है। उसके बाद में चाइना जो है वो डिक्लेयर करता है, मतलब एक तरफा युद्ध रोकने की जो बात होती है वो डिक्लेयर करता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, इन्वेंशन बिगिन होने से पहले वाली बात होगी, ये हो गया। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है कि चीजें क्या हो रही है, अब हमारे अगेंस्ट हो रही है, क्योंकि इतना बड़ी वो हो रही है। तो ये इंसर्टेड पॉइंट था फॉर इंडिया। तो जब ये हो जाता है तो पूरा ही जो क्या होता है कि पूरा इंडिया जो है वो पूरे विश्व में, इवन एशिया के साथ साथ तो पूरे विश्व में ही क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा इंसल्टेड पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे नेहरू जी के ऊपर भी मतलब क्या एलिगेशंस हो जाते हैं कि तुमने इतना ज्यादा सपोर्ट किया। तो ना सिर्फ मतलब पूरे पूरे वर्ल्ड में तो इनके ऊपर मतलब कुछ ना कुछ एलिगेट हो ही रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो जब इतनी सारी बातें हो जाती है तो हमें पता है कि जब कोई चीज होती है ना, तो इंडिया की सबसे पहली प्रॉब्लम यही है कि वो आपस में ही ब्लेम करना शुरू कर देता है। तो ऐसा ही जो हमारी पॉलिटिक्स थी वहां पे भी हुआ, क्योंकि पॉलिटिक्स में दो अलग अलग टाइप के लोग थे, ठीक है, दो अलग अलग ग्रुप्स थे। तो सेम यहाँ की जो इंडियन पॉलिटिक्स होती है, तो वहां पर जो है पॉलिटिक्स के अलग अलग ग्रुप जो है उन दोनों में ये चीजें शुरू होने लगती है और अविश्वास प्रस्ताव आता है। क्योंकि मतलब सब ब्लेम किसको करते हैं, नेहरू जी को, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग जो है वो अगेंस्ट होते हैं। और शुरू में ही जब हम लोग देखें तो कुछ लोग चाहते थे, जब नाम नॉन एलिगेशन अलाइनमेंट जो बन रहा था, तो वहां पे कुछ लोग चाहते थे कि अमेरिका को सपोर्ट कौन करे, मतलब हम अमेरिका को सपोर्ट करें। मतलब ये बात हो रही थी उस टाइम में, इवन भीमराव अम्बेडकर वगैरह जो है ना, सॉरी पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह ये भी चाहते थे कि हम उनके जो ग्रुप है उनके खेमे को ज्वाइन करने वाले हैं, तो वो कह रहे थे। तो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है कि इन लोगों में भी आपस में बहुत ज्यादा वाद विवाद चल रहे हैं, आपस में लोगों की बनी रहे, क्योंकि इतना बड़ा कांड तो हो चुका है ना, ब्लेम वगैरह करना तो बनता ही है। तो ऐसी अंदर ही अंदर इंडिया की जो अंदर वाली चीजें हैं कि कोई भी, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो ना सिर्फ बाहर हमें उतनी ही मदद करते हैं, मतलब उसके इफेक्ट्स होते हैं, हम जिसके साथ रिलेशन बना रहे हैं जितना उसके साथ इफेक्ट करता है उतनी ही इफेक्टफुली वो हमारे अंदर होते हैं। मतलब अगर कोई रिलेशन बन रहा है किसी कंट्री के साथ में, ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट्स है जिस कंट्री के साथ बन रहा है उसके साथ तो है ही है, इवन हमारे जो इंटरनल है, ठीक है, जो हमारी इंटरनल कंट्री है उसके साथ में भी उतने ही इफेक्ट्स होने वाले हैं। तो सिमिलरली अभी तक ये चाइना और इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो रिलेशंस जो है ऑलमोस्ट खराब हो चुके हैं, वो एक दूसरे को सपोर्टिव नहीं है। तो यहाँ पे भी वही चीज शुरू हो जाती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब वो चीजें मतलब उसके साइड इफेक्ट जो है वो इंडिया में शुरू होने वाले हैं। अविश्वास प्रस्ताव आते हैं, कुछ पार्टी जो है वो खत्म हो जाती है, कुछ पार्टी अपने आप को न्यू क्रिएट कर लेती है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें जो है वो चलती है। फिर यहाँ पे क्या होता है, नागालैंड जो है उसको हम एक स्टेट के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। एट द एंड वाली जो चीजें हैं वो बता रही हूँ। तो नागालैंड को क्या कर लिया जाता है, एक स्टेट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। मणिपुर त्रिपुरा जो स्टेट यूनियन टेरिटरी बन जाती है, लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के साथ साथ इनके पास में इनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, अपनी खुद की विधानसभाएं होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये बन सकता है कि जिसको स्टेट का दर्जा मिला था वो कौन सा था, नागालैंड। एंड मणिपुर एंड त्रिपुरा जो है वो किस केस में आ जाती है, स्टेट लेजिस्लेटिव केस में आ जाती है। अब बात आती है अरुणाचल प्रदेश, तो चाइनीज में ने ले लिया था, तो अब कैसे है, तो इसकी जो है वो अभी हम लोग और पढ़ने वाले हैं, वो देखते हैं। तो यहाँ तक कि आपको इंडिया और चाइना के रिलेशन समझ में है। मतलब इन शॉर्ट हम सब इतना कहेंगे कि क्या होता है कि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस जो है वो बहुत सही थे, ठीक है, इंडिया वर्सेस चाइना रिलेशंस
तो बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, खटास आने लगती है, धीरे धीरे बढ़ते जाती है। और आज तक के जो इन दोनों के रिलेशन जो है वो खराब हुए हैं, वो आज भी कंटिन्यू है, आज भी चल रहे हैं। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि मतलब ये, और ये वाला जो है ना, कि मैं ये वाली बात कर रही हूँ, वो अभी तक हम लोग एक कॉलोनी वाली बात कर रहे थे, हमारी सोसाइटी रख के बात कर रहे थे। तो सिमिलरली अभी भी हम उसी चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं कि जब पड़ोसियों में वाद विवाद हो जाता है तो सालों बरसों किसी से बात नहीं करते हैं, और वो झगड़े जो है वो कंटिन्यू चलते ही जाते हैं। मैं कोई एक नेगेटिव पर्पज से इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही हूँ यहाँ पे, कि मतलब मैं एक सोसाइटी का एक गलत नजरिया यहाँ पे शो कर रही हूँ। मैं सिर्फ उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, जो हमारी एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीजें होती है, उसी के लिए मैंने ये एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। अब नेक्स्ट वाला, मतलब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो यहाँ पर मैंने मिस की। आपके चैप्टर में ये चीज नहीं है कि ये जितने भी युद्ध हो रहे हैं ना हमारे, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में ही हो गए कि वो चीजें शुरू हो गई है। तो यहाँ पे ये आपका होमवर्क है कि देखो, चीन के साथ में जब हमारा युद्ध होता है, पाकिस्तान के साथ हमारा जब युद्ध होता है, तो हमारे साथ में क्या होता है, इमरजेंसी जो है होती है, क्योंकि हमारे पास में इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं कि जब भी हमारे पास कोई बाह्य आक्रमण वगैरह होते हैं, तब हम हमारा क्या करते हैं, मतलब कोई बाहर कोई दूसरी कंट्री हमारे ऊपर अटैक करती है, तब हमारे पास में क्या कर लेते हैं कि हम इमरजेंसी प्रोविजन लगाते हैं, जो जिससे क्या होता है कि पूरी ही जो कंट्री होती है वो किसके अंडर में चली जाती है, या आप लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में इवन पढ़ चुके होंगे। तो ये चीजों को यहाँ से कनेक्ट करना है, और आपको पता है तो कमेंट में प्लीज बताइए वो तीनों आर्टिकल जो इमरजेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है, और किस आर्टिकल के बिहाफ पे इंडिया में ये इमरजेंसीज लगाई गई थी। ठीक है, तो जो बाहर के अटैक्स होते हैं तो उसके कंडीशन में हमारे यहाँ पे इमरजेंसी लगा दी जाती है। 1962 में भी जब चाइनीज का अटैक होता है तब भी ये इमरजेंसी लगाई गई थी। उसके बाद में जब पाकिस्तान का इसी ड्यूरिंग में होता है तब भी यही इमरजेंसी कंटिन्यू थी। फिर एक अलग से इमरजेंसी जो थी वो 1971 में भी, तो तब इसको फिर से लगाया जाता है। अब इंडिया और चाइना का तो हो गया शुरू, अब शुरू होगा वॉर। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिटवीन चाइना एंड इंडिया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वॉर एंड पीस। पहले हमने वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा था। देखो वॉर, अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ में जब पाकिस्तान और इंडिया बना था, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया बना था, शुरू से ही वॉर हो रहे थे। ठीक है, जब ब्रिटिशियर्स गए, ब्रिटिश जाते हैं, जब पाकिस्तान और इंडिया दो पार्टीशंस में डिवाइड होता है, तो पहले ही ब्रिटिशर्स की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि वो इन दोनों को ही आपस में लड़ा के गए थे। हम कह रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंट मिल चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम उन्हीं के वशीभूत थे, क्योंकि हमारी जो आज़ादी है, मतलब हम लोग उनसे तो आज़ाद हो गए थे, लेकिन हमने एक दूसरे के साथ में लड़के ही हमारी एनर्जी तरीके से वेस्ट कर दी। सक्सेसफुल भी है और इवन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो पार्ट्स जो है वो डिवाइडेड हो गए, अब पाकिस्तान और इंडिया। अब ये बात जाहिर सी है कि जब हम शुरू से ही, जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया बनता है, तब से ही हमारे बीच में युद्ध चलते आ रहे हैं, है ना, तब से ही हमारे पास युद्ध चल रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होंगी कि अब हम इसके और वॉर्स जो है वो पढ़ने वाले हैं। देखो, जब वॉर होता है, पाकिस्तान जो है शुरुआत में ही क्या होता है, 1947 से ही क्या हो रहा है, पाकिस्तान जो है कश्मीर के लिए, वही कश्मीर जहां पर भी हमने ऑक्सियन जो है वो पढ़ा था, तो कश्मीर के साथ में क्या होता है, एक और आ जाता है। देखो, ये पाकिस्तान वाला पढ़ रहे हैं हम लोग, देखो दैट इज पाकिस्तान, है ना, तो और ये इंडिया वाला एरिया हो गया और ये चीन वाला हो गया। ठीक है, ये कश्मीर वाली जो बात आती है, तो यहाँ पे पाकिस्तान किसके ऊपर काम कर रहा है, कश्मीर के ऊपर। वो कह रहे हैं ना कि कश्मीर जो है वो हमें चाहिए, और कश्मीर के ऊपर हमने बहुत सारी मूवीज जो है वो देख चुके हैं। तो कश्मीर को लेकर के पहले से ही इन लोगों में, मतलब शुरू से, जब के 1947 से जब से शुरुआत हुई है, तब से ही ये हमारे बीच में क्या बना हुआ है, एक विवाद जो है वो बना हुआ है। और पाकिस्तान को कौन सपोर्ट कर रहा है, यूएन। ठीक है, यूएन की सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यूएन की आइडियोलॉजी जो है वो पाकिस्तान क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेता है, और इसी वजह से यूएस से हमारे जो रिलेशन है वो थोड़े खराब चल रहे थे। जब हम लोग नॉन अलाइनमेंट के ऊपर बात कर रहे थे, तब ये पाकिस्तान जो है उसमें जाकर के बन चुका होता है। हालांकि कश्मीर जो है वो खुद नहीं चाहता है कि वो उसका हिस्सा बने,
है ना। दोनों की गवर्नमेंट के जो है उन दोनों के बीच में क्या आता है, इसी के बीच में आपस में ताका झाकी चलते रहती है और बहुत सारी क्या होती है वाद विवाद चलते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में समझौता है, रिफर्ड करने के लिए कौन आता है, यूएन इन दोनों के बीच में आता है। बोथ द गवर्नमेंट वर्क टुगेदर टू रिस्टोर एंड वुमेन एब्यूकेटेड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ देयर ओरिजिनल फैमिलीज। अब जब हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग होता है तो बहुत सारी चीजें होती है। 1947 से ही चल रहा है। तो क्या हो रहा था, हम लोगों ने देखा कि जब लाहौर वाला, कारगिल वाला, लाहौर, अमृतसर, इधर बंगाल में कोलकाता वाला जो एरिया था, तो ये क्या है, एक ऐसे मतलब दंगे वाले प्लेसेस बन चुके थे। तो इस टाइम में मतलब जो जिसके साथ जितना बुरा कर सके उतना बुरा किया जा रहा था, ठीक है। और इंडिया के बीच में, इन दोनों के बीच में जो जिसके साथ जितना ज्यादा बुरा कर पा रहा था उतना बुरा कर रहा था। तो इस दौरान क्या हुआ था कि इन्होंने मतलब हाँ, जो वुमेन है उन्हें भी क्या किया था, इन लोगों ने किडनैप किया हुआ था बहुत ज्यादा, ठीक है, मात्रा में। तो दोनों की गवर्नमेंट, पता है इन दोनों के बीच में जब यूएन इसमें इंटरफेयर करता है तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि दोनों गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है कि भाई तुम हमारे एरिया की छोड़ो, हम तुम्हारे एरिया के छोड़े। तो उसके साथ में और जो भी जितने लोग हैं उन लोगों को जिनको अगवा किया रखा हुआ था, तो उन लोगों को छुड़ाने के ऊपर ये लोग आपस में काम करते हैं दोनों मिलके। और वो भी अपनी अपनी जो ओरिजिनल फैमिली है, मतलब वो चाहे किसी के भी पार्ट में हो, वो पाकिस्तान के हो या वो हिंदुस्तान के हो, तो दोनों केस में जितनी भी जहां से बिलोंग करती है उन्हें उनके घर में छोड़ के आने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। तो क्या हो रहा है कि इनके बीच में झगड़े तो उलझ रहे हैं, ठीक है, झगड़े हो रहे हैं। अभी हमने चाइना के कंडीशन में क्या पढ़ा था कि पहले इनके बीच में फ्रेंडशिप थी, ठीक है, फिर ये दोनों एक दूसरे के एनिमी बन गए। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा अपोजिट पढ़ने वाले हैं, ये एनिमी है लेकिन इनके बीच में फ्रेंडशिप तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ बहुत बहुत लार्ज लेवल पे जो युद्ध है उन्हें होने से इन लोगों ने रोक लिया, क्योंकि ये दूसरी जो कंट्रीज है उन्हें इंटरफेयर किया, जैसे हमारे इंडिया कर रही थी अभी तक की शांति बनाने का, सिमिलरली। तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो है अपनी अपनी फैमिलीज में छोड़ दिया। फिर अब हमारे पास में जो रिवर वाटर का जो चल रहा था, सिंधु नदी वाला जो है, ये सभी को पता है, तो इंडस वाटर, ठीक है। तो क्या हो रहा था, इसके ऊपर जब हो रहा था तो ये वाला जो है दोनों की वो जो वर्ल्ड बैंक है इसकी हेल्प से दोनों के बीच में इसके ऊपर समझौता हो गया, एक रेशियो बना दिया गया कि इसके हिसाब से आप दोनों को काम करना है। तो द इंडिया एंड पाकिस्तान was signed by Nehru and the General Ayub Khan in 1960। नेहरू जी और अयूब खान जो वहां के जनरल थे, अयूब खान, इन दोनों के बीच में 1960 के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है जो किसके ऊपर रहता है, इंडस नदी के, मतलब जो सिंधु नदी है उसके जल के ऊपर। क्योंकि सिंधु नदी तो आप लोगों को पता है, रिवर वाले सेक्शन में जब हम जाए तो इधर से इधर तिब्बत वाले एरिया से निकल के मानसरोवर, तो वहां से निकल के इंडिया में एंटर करती है और इंडिया में एंटर करके इधर पठानकोट के वहां से क्या करती है, मतलब पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। और वहां से, है ना, तो वहां से एंटर होकर के क्या हो जाती है, वो इसमें मतलब पाकिस्तान वाले में एंटर हो जाती है। तो क्योंकि ये इंडिया में भी क्या कर रहा है, वहां पे एंटर कर रहा है और उसके बाद में कहां पर भी जा रहा है, वो साथ ही साथ पाकिस्तान में भी जा रही है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर विवाद होने वाला है। तो यही चीज किसके बीच में होती है, मतलब इन लोगों के बीच में जो समझौता है वो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग मतलब इन दोनों को सुलझा दिया जाता है। और ये दोनों जो है, जनरल अयूब और जो नेहरू है, ये दोनों 1960 में इसके ऊपर एक समझौता जो है वो साइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका शुरू भी हो रहा है और इनको शांति प्रिय जो है, मतलब एकदम पीसफुली जो है इस माहौल को दबा भी दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं पे हमारे सारे जो है मतलब जितनी भी चीजें हैं वो खत्म हो गई हो, ऐसा नहीं है, अभी यहाँ पर शुरू भी होने वाला है, ठीक है। अब कुछ सीरियस जो है आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंट्रीज बिगिन इन 1965। अब 1965 वाली बात हो रही है, तो मैंने अभी बताया 1962 में इमरजेंसी लगती है, वो भी कहाँ पर 1962 में इमरजेंसी कहाँ पर लग रही है, मतलब चीन की वजह से। तो 65 वाली इमरजेंसी भी उसी में इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि भाई चीन भी अटैक कर रहा है, तुम भी कर लो, हम साथ में इमरजेंसी लगा देते हैं। तो क्या होता है 1965 में जो पाकिस्तान है वो कहाँ पर अटैक करता है, गुजरात और
किसके मतलब रन ऑफ कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, तो जो रन ऑफ कच्छ है गुजरात का, तो वो वाले एरिया में ये अटैक कर देता है। अब ये तो शांति रहता है, तो ये क्या करता है मतलब इसके ऊपर इज द प्रेशर ऑन द कश्मीर फ्रंट शास्त्री ऑर्डर इंडियन ट्रॉप्स टू लॉन्च अ कंट्री ऑफेंसिव ऑन द पंजाब बॉर्डर, क्योंकि अब ये क्या कर रहे हैं कि कश्मीर वाला जो एरिया है वहां से इसके ऊपर क्या कर रहे हैं कि ये मतलब इन लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर अटैक कर दिया, गुजरात वाले जो एरिया है, तो वहां पे मतलब इसके ऊपर अटैक करते हैं। अब हम लोग तो शांत बैठने वाले नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले से ही मतलब शुरू से ही खुन्नस खाए बैठे हुए बातें चल रही है, तो पहले तो समझौता हो गया, लेकिन 1965 में, अच्छा ये समझौता 1960 में होता है, 5 साल बाद इन्हें प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या कर रहा है, इन्होंने क्या किया 1965 में जो गुजरात वाला एरिया है, ये पिक्चर उसी टाइम की है और रियल, तो उस टाइम में क्या कर रहे हैं ये लोग कि वहां पर इन लोगों ने रन ऑफ कच्छ के ऊपर जो गुजरात का एरिया था वहां पर इन्होंने अटैक किया। तो इसके अगेंस्ट में अब हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि हम शांत तो बैठने वाले नहीं है, तो इसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, शास्त्री जी ऑर्डर देते हैं कि भाई तुम ऑफेंस में क्या करो, पंजाब जाओ और पंजाब से मतलब यहाँ पर इनके ऊपर फिर इनके ऊपर अटैक करो। तो इस तरीके से क्या होता है कि इंडियन आर्मी जो है फायसी बैटल द इंडियन आर्मी रीच्ड क्लोज टू लाहौर, तो इस तरीके से पंजाब से निकलते हुए जो हमारी इंडियन आर्मी है वो लाहौर तक के चली जाती है, और यहाँ पर हमारी एक हिस्टोरिकल जीत भी होती है। तो लाल बहादुर शास्त्री जो है उस टाइम में कौन रहता है, लाल बहादुर शास्त्री यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, नेहरू जी वाला दौर चला गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, पाकिस्तान के जो जनरल है अयूब खान, वो और मिनिस्टर दोनों मिलकर के तशकंद जो एग्रीमेंट है वो साइन करते हैं, ब्रोकर्ड बाय द यूनियन इन सोवियत यूनियन इन 1966। तो अब इन लोगों के बीच में क्या हो रहा है, ये एग्रीमेंट साइन हो गया 1966 में, 65 में इन लोगों ने अटैक किया और 66 में ये हो गया। फिर क्या हुआ, थ्रो इंडिया को इन्फ्लिक्ट कंसिडरेबल मिलिट्री लूज ऑन पाकिस्तान एंड द 1965 वॉर एडेड इंडियाज ऑलरेडी डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन। अब क्या हो रहा है, इंडिया को इन्फ्लिक्ट कंसिडर मिलिट्री लूज ऑन पाकिस्तान, अब उसने क्या किया, पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री लूज तो हो गया, अब ऑलरेडी हम लोग हमारे इकोनॉमिकल सिचुएशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चल रहे थे, और जो 65 का वॉर था इसने हमें और ज्यादा वीक कर लिया। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम हमारी इकोनॉमिकल एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं तो हमारे साथ में 2 ऐसे युद्ध होते हैं जो हमारी इकोनॉमी को और ज्यादा डाउन कर देते हैं। तो वो ये जो युद्ध थे वो अभी ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चीज होती है कि यहाँ पे इंडिया तो जीत रहा है, इंडिया तो विनर हो रहा है, तो यहाँ पे अब जो कंडीशन आई थी ना, जो चाइना के साथ में आई थी कि चाइना में हमारा जो मोरल है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुका था, लेकिन यही जो कॉन्फिडेंस है वो पाकिस्तान के टाइम में क्या होता है, सॉरी इट्स अ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के टाइम में ये जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो जो है वो हाई हो जाता है, क्योंकि अब हम क्या सोचते हैं कि हमारा जो मिलिट्री पावर है वो बहुत अच्छा है, सफिशिएंट है। उस वक्त जो है पूरे ही इंडियंस में बहुत ज्यादा जोरों शोरों से कॉन्फिडेंस हाई हो रहा था, बहुत ज्यादा मतलब इनकरेज थे वो सबको, मतलब कॉन्फिडेंट थे कि भाई हमारी जो इंडियन आर्मी है वो क्या मतलब लड़ सकती है, विनर हो सकती है। और इसी दौरान पता है जब एक मतलब हमारी बुक में ही एक इंसिडेंस लिखा हुआ है कि जब चाइना और उनके बीच में जब मतलब प्रॉब्लम चल रही थी, दोनों ही आर्मी जो है आपस में लड़ रही थी, तब लता मंगेशकर ने एक सोशल प्लेटफॉर्म पे मतलब एक गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोगों। तो नेहरू जी उस गाने को सुन करके उसी वक्त रो दिए थे। तो उस वक्त की कंडीशन जो है हम लोग समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा टफ हुई होगी, कितनी ज्यादा डिफिकल्ट हुई होंगी। ठीक है, तो इस वक्त हमारी इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी पहले से गिरी हुई थी, और ये वाले जो वॉर है इनको झेलने के बाद में हमारी इकोनॉमी जो है वो और जो है क्या होने वाली है, और डल होने में जा रही है, मतलब और हमें प्रॉब्लम जो है उसमें फेस करनी ही है। हम लोग इकोनॉमिकल पहले से ही काम कर रहे हैं, और आज तक के इकोनॉमी के सेक्टर में तो आज तक के हमारी जो है मतलब प्रोसेस है वो चलती ही जा रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पाकिस्तान के ऊपर जब हम लोगों ने विनर रहे तो हमारे इंडिया में उसके बहुत ज्यादा इफेक्ट्स देखने को मिले। लोग कॉन्फिडेंट थे, जोश चल रहा था, बहुत ज्यादा मतलब खुशी वाला माहौल जो बोलते हैं ना, क्योंकि अब हमें पता था कि हमारी जो मिलिट्री पावर है वो सफिशिएंट है, वो अच्छी है, मतलब काफी सही है। अब इसके बाद में हमारे पास दूसरा वॉर आता है, बांग्लादेश का वॉर। ठीक है, बांग्लादेश का वॉर जो है ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है पाकिस्तान और चाइना से, इन दोनों से हटके। तो बांग्लादेश का जो वॉर है वो कैसे शुरू होता है वो देखते हैं।
तो बांग्लादेश में क्या होता है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रोड्यूस अ स्प्लिट वर्डिक्ट, जुल्फिकार अली भुट्टो's पार्टी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अच्छा, इमर्ज्ड अ विनर इन वेस्ट पाकिस्तान एंड विल द अवामी लीग शेख मुजीबर रहमान स्विफ्ट थ्रू ईस्ट पाकिस्तान। अब हमें पता है कि जब हमारा पार्टीशन होता है तो हमारा जो मतलब सॉरी जो इंडिया और पाकिस्तान वाली चीज होती है, अब हम वापस हमारे मैप पे जाने की कोशिश करते हैं। कैसे कि हमें पता है कि जब हमारा पार्टीशन हो रहा था तो वो किस बिहाफ पे हुआ था, कम्युनिटी मतलब सॉरी जो पॉपुलेशन है किस कास्ट की ज्यादा है, हिंदू और मुस्लिम। तो क्या हो रहा था कि हमने जब हमारा पूरा इंडिया मैप ये इस तरीके से बनाया था तो यहाँ पे क्या हुआ था कि एक तो पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा थी, ठीक है, जो अभी करंट में बांग्लादेश है, और एक जो था वो यहाँ था। तो ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट इस तरीके से दो में जो है वो डिवाइडेड हो चुका था। तो अब क्या हो रहा है कि एक तो यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी और एक यहाँ पर थी, तो एक वेस्ट वालों ने क्या किया, जुल्फिकार जो है वो वहां पर विनर हो गए और इधर साइड में कौन हो गए, जो शेख मुजफ्फर थे वो विनर हो गए। तो इस टाइप से दो जो पार्ट्स थे वो डिवाइडेड हो गए। तो द बंगाली पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हैड वोटेड टू प्रोटेस्ट अगेन years of being treated as second class citizen by the ruler based in West पाकिस्तान। तो जब ईस्ट वाले पाकिस्तान है वो इनको क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ मतलब प्रोटेस्ट, ये इसके अगेंस्ट क्या करते हैं, प्रोटेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जो बंगालीज होते हैं, जो बंगाली पॉपुलेशन है वो इसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्रीटेड एज अ सेकंड क्लास सिटीजन, क्योंकि ये इन्हें अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे। यहाँ पे मतलब दो ही, क्योंकि हमने पार्टीशन किस बिहाफ पे किया था कि जहाँ पे ज्यादा कम्युनिटी होंगी उनकी, ठीक है। तो मुस्लिम कम्युनिटी कहाँ पे थी ज्यादा, एक तो यहाँ पे थी, और दूसरी कम्युनिटी जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे थी, यहाँ पे। तो दो सेक्शंस में थी, तो ये दो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में डिवाइडेड हो गए थे। अब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दो में डिवाइड हो चुके हैं, तो दोनों जगह अलग अलग सेपरेट सेपरेट जो है क्या चल रहे थे, इलेक्शन चल रहे थे। तो एक जगह जुल्फिकार जीत जाते हैं और सेकंड टाइम में कौन जीत जाते हैं, शेख मुजफ्फर। तो अब जो बंगाली वाले हैं वो जो है वो किसके ऊपर, मतलब क्या, बंगाली पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हैड वोटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ईयर ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज अ सेकंड क्लास सिटीजन ऑफ रियल वेस्ट पाकिस्तान। तो जो ईस्ट वाले हैं वो किसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो वेस्ट वालों के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो उन्हें एक सेकंड क्लास सिटीजन के तरीके से मतलब ट्रीट कर रहे हैं, वो उनके साथ में अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनको क्या कर रहे हैं, मतलब अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, वही ट्रीटमेंट उन्हें मिल रहा है जो चाइना वाले तिब्बतिन को दे रहे थे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये बात आ रही है। अब ये बीच में तो इंडिया फंस रहा है, भारत माता आ रही है बीच में, तो अब ये इसमें आ रहे हैं। तो the Pakistani rulers were not willing to accept the democratic verdict, not were they ready to accept the Awami League's demand for a federation. अब यहाँ पे क्या क्या पॉइंट होते हैं, जो पाकिस्तानी होते हैं, जो वहाँ के लीडर्स होते हैं, वो ये नहीं चाहते, जो डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट हो रहा है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं चाहते हैं। मतलब अवामी लीग जो है वो पूरी जो डिमांड है, जो अवामी लीग की डिमांड है वो उसे पूरा नहीं करना चाहते हैं। जो वेस्ट वाले हैं, ईस्ट वालों की, ईस्ट पाकिस्तान वालों की डिमांड को पूरा नहीं करना चाह रहे हैं। जो बंगाली है उनकी, कि वो कह रहे हैं ना कि हमें अच्छा मतलब रहन सहन चाहिए, हमें अच्छी मतलब जिस तरीके से आप उनको ट्रीट कर रहे हो वैसे ही हमें भी चाहिए। तो ये दोनों ही पाकिस्तान के थे। तो ये जो पाकिस्तान वाले थे वो इनकी डिमांड को पूरा करने के लिए रेडी नहीं थे, है ना। वो नहीं चाह रहे थे कि इनकी जो सारी चीजें हैं उनको ये करे। तो इसी बीच में 1971 में पता है क्या होता है कि जो पाकिस्तान आर्मी है वो शेख मुजिब को अरेस्ट कर लेती है और unlistened a reason of terror on people of East Pakistan। जो ईस्ट पाकिस्तान है उनके साथ में और क्रूरता वाला व्यवहार हो जाता है, अनलिस्ट रीगन, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि उसने क्या किया, अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद में यहाँ की जो कंडीशन है वो और ज्यादा क्या हो जाती है, टफ हो जाती है। अब यहाँ पर आता है हीरो बन के भारत, और ये इसमें इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1970 अभी हम लोगों ने था, कुछ दिन पहले ही करंट में आया था कि मोदी जी गए हैं बांग्लादेश फॉर इंडिपेंडेंस डे। वो कहाँ के इंडिपेंडेंस के लिए गए थे, भारत, जो बांग्लादेश है वो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था। तो भाई बांग्लादेश कहाँ से आ गया, अभी तक ये तो हम ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे, है ना। हम लोग ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे, तो अब बांग्लादेश कैसे आता है वो स्टोरी अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं।
क्या होता है कि जो पाकिस्तान की आर्मी होती है, मतलब जो वेस्ट पाकिस्तान वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, शेख मुजीब को अरेस्ट कर देते हैं और वहां पे और ज्यादा जो टेरर है वो और बढ़ जाता है ईस्ट पाकिस्तान पे। अब ईस्ट पाकिस्तान पे बढ़ जाता है तो अब क्या करते हैं, पीपल जो है वहां के वो स्ट्रगल स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब अपने आप को आजादी करने के लिए। और वहां पे क्या होता है, आर्मी वगैरह के हिसाब से इन्वॉल्व होती है सारी चीजें, और पाकिस्तान को वहां से आजाद कर दिया जाता है। मतलब जो ईस्ट और वेस्ट वाला खेल चल रहा था, अब वो पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान हो गया, और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो क्या बन गया, वो सिर्फ बांग्लादेश बन गया। और यहीं से हमारा जो पश्चिम बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो भले मतलब वेस्ट बंगाल कहते हैं ना, तो वेस्ट तो इस साइड था, तो हम इसको क्यों नहीं कहे। तो ये वाली पजल जो है वो हम लोग लास्ट चैप्टर में सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि हमने बांग्लादेश के वेस्ट साइड से बंगाल लिया है, ठीक है, बांग्ला, ठीक है, बंगाल लिया है, तो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये हम इसको बोलते हैं। अब हमने बांग्लादेश निकाल लिया, बांग्लादेश अलग हो गया। अब यहाँ पे हमें पता है कि चीन के साथ में हमारे रिलेशन क्या थे, बहुत अच्छे थे, अभी तक हम उसके साथ में बहुत सपोर्ट में थे, लेकिन अब हमारे रिलेशन खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान के साथ में और यूएस के साथ में कब से खराब हो गए, जब से यूएस जो है, पहले लोग कह रहे थे कि यूएस की आइडियोलॉजी एक्सेप्ट करो, लेकिन हमने की नहीं। और फिर पाकिस्तान जैसे यूएस को ज्वाइन करता है तो यूएस से हमारे रिलेशन ऑटोमेटिकली खराब होने लगते हैं। तो सपोर्ट फॉर पाकिस्तान केम फ्रॉम यूएस एंड चाइना। यूएस एंड चाइना जो है वो किसके सपोर्ट में होते हैं, पाकिस्तान के। द यूएस चाइना reapproached reapproached that began in the late 1960s resulted in a realignment of forces in Asia. Henry Kissinger, the advisor of the US president, reached। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ये वाला जो हो गया, यूएस और चाइना के सपोर्ट में कौन आ रहा है, मतलब पाकिस्तान के सपोर्ट में होता है। तो अब यूएस के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके जो एडवाइजर होते हैं कौन, ठीक है, कौन, हेनरी किसिंजर जो होते हैं वो उनके सपोर्टर होते हैं, ठीक है, एडवाइजर होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा है, यूएस और चाइना। अब यूएस तो इतना बुद्धू तो है नहीं भाई, वो तो सबसे इंटेलिजेंट है, वो तो इकलौता पावर जो है वही मतलब लास्ट में जो है यूएसएसआर को खत्म करने के बाद में इकलौता पावर कौन बना था, यूएस बना था, ठीक है। तो इसके बाद में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो अब हम लोग क्या देख रहे थे कि पाकिस्तान को कौन सपोर्ट कर रहा है, यूएस और चाइना। और यूएस जो है वो पाकिस्तान के लिए मतलब क्या करता है, उनके जो हेनरी किसिंजर होते हैं जो कि एडवाइजर है किसके, वहां के यूएस के प्रेसिडेंट के, तो वो क्या करते हैं, मतलब एक गुपचुप तरीके से चाइना के थ्रू जो है, चाइना के रास्ते होते हुए वो पाकिस्तान में एंटर करते हैं इन 1971, ठीक है, 1971 में ये क्या कर रहे हैं, इसमें एंटर कर रहे हैं किसको सपोर्ट करने के लिए, किसके, इसमें पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान का सपोर्ट तो है, यहाँ पर तो ये चीज आ रही है, तो अब इसके अगेंस्ट में मतलब अब आप सामने वाला इतना कर रहा है तो क्या करेगा यहाँ पे, जो इंडिया है वो क्या करता है, यूनियन सोवियत यूनियन जो है इसके साथ में एक समझौते के ऊपर, एक 20 वर्षीय समझौते के ऊपर क्या कर देता है, हस्ताक्षर करते हैं इन अगस्त 1971 में। तो यहाँ पे क्या करता है ये, यहाँ पर इस केस में मतलब इसके समझौते, क्योंकि यूएस जो है वो किसको सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को, तो हम किससे हेल्प ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग किससे हेल्प लेने वाले हैं, सोवियत यूनियन से। पहले हम लोगों ने क्या किया था, यूएस और यूएसएसआर से इन चाइना वाला जो मामला था वहां पर इन लोगों से हमने हेल्प ली थी, क्योंकि उस वक्त हमारे लिए कंडीशन टफ हो रही थी, तो हमने इन लोगों से मदद ली थी। अब हम लोगों के पास क्या हो रही है, अब कंडीशन, यूएस जब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, वो चाइना के रास्ते होते हुए पाकिस्तान में एंटर कर रहा है, तो अब यहाँ पे क्या चीज होने वाली है कि पाकिस्तान के साथ में तो इससे मिल रहा है, इनकी दूरियां मिल रही है, तो इंडिया साइन कर लेता है सोवियत यूनियन के साथ में, वो भी 20 साल के ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, मतलब शांति और जो दोस्ती है उसके समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, वो भी 20 साल के लिए। तो ये जो है इंडिया को सपोर्ट करता है। दिस ट्रीटी अश्योर्ड इंडिया ऑफ सोवियत सपोर्ट इफ द कंट्री फेस्ड एनी अटैक। अब कोई भी अटैक अगर इंडिया फेस कर रही है तो वहां पे सोवियत यूनियन जो है वो उसे फुली सपोर्ट करने वाला है। तो ऐसा जो एक असाइनमेंट साइन हुआ था, एक समझौता साइन हुआ था इन अगस्त 1971। तो अब ये साइन हो गया, तो अब क्या होता है, कुछ समय बाद में अब फाइनली एक ऐसा फेस क्लियर होता है, मतलब एक ऐसा मतलब एक वातावरण या एक एटमॉस्फेयर जो है, एक ऐसा टेंशन जो है वो क्रिएट होता है कि दोनों ही सेनाएं जो है वो आपस में भिड़ जाती है, ठीक है। तो अब फुल स्केल वार, मतलब एक बहुत बड़ी तरीके से एक जो वॉर है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है दिसंबर में, ठीक है। अब
में हो रहा है। तो पाकिस्तान एयरक्राफ्ट अटैक पंजाब एंड राजस्थान विल द आर्मी मूव्ड ऑन जम्मू एंड कश्मीर फ्रंट 1971। अब क्या हो रहा है 1971 में पाकिस्तानी जो है वो अटैक कर रहे हैं, किस तरीके से, किस तरफ से। अच्छा, ये वाली जो जीत है वो हमारे पाकिस्तान का जो मेन हो रहा था वहां से भी ज्यादा है। तो वो जो सेलिब्रेशन अभी हम लोगों ने बताया था ना, वो सेलिब्रेशन अब हमारे साथ में होने वाला है। कि बताया था ना कि सारी पब्लिक बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी, बहुत ज्यादा माहौल अच्छा खासा चल रहा था। तो वो माहौल यहाँ को लेकर के है, ठीक है। उस वक्त तो हम लोगों ने जैसे चीजें जो वो हैंडल हो ही गई थी। तो अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, पंजाब राजस्थान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब क्या कर रहा है इंडिया जो है, ये सारे मतलब इसकी एयरफोर्स, इसकी नेवी, इसकी आर्मी, जल थल वायु सेना जो भी है, जो एयरफोर्स के एयर वाली जो है, मतलब हमारे पास 3 आर्मीज होती है ना, एक तो एयर मतलब सॉरी सेनाएं होती है, एक तो एयरफोर्स, दूसरी नेवी जो कि वाटर मार्ग से निकलती है, जो पानी वाले मार्ग से होती है, और जो धरती पे रह के काम कर रही है वो होती है हमारी आर्मी, ठीक है। एयरफोर्स जो आसमान में। तो हमारी इंडिया की तीनों फोर्सेस जो है, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, ये तीनों जो है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट से इनके ऊपर उतने ही इक्वली इसमें अमाउंट में अटैक करती है। पाकिस्तान ने अटैक किया पंजाब एयरक्राफ्ट से, उनने एयरक्राफ्ट से किया, तो हम तीनों तरीके से अटैक करने वाले हैं, ठीक है। हमने एयरफोर्स भी यूज की, हमने नेवी भी यूज की, हमने आर्मी भी यूज की, और हमने क्या किया, ईस्टर्न और वेस्टर्न जो फ्रंट है वहां से इनके ऊपर अटैक किए। तो अब क्या होता है 10 दिन के अंदर ही अंदर हमारी जो पाकिस्तान है, मतलब क्या होती है, जो हमारी इंडियन आर्मी है वो पाकिस्तान को कहाँ तक के लेकर के जाती है, ढाका, ठीक है। 3 साइड ऑफ एंड पाकिस्तान आर्मी अबाउट 90,000 हैड सरेंडर। अब क्या किया भाई, अब हाथ जोड़ के मतलब हाथ पैर बांध के हम लोग भिड़ गए इनके पीछे। अब इंडियन आर्मी ने क्या किया, इनको ढाका तक के जो है वहां तक के भगाया। तो इसके बाद में 90,000 सैनिकों के साथ में 90,000 आर्मी जो कि पाकिस्तान की थी, इसके साथ में ये लोग सरेंडर कर देते हैं इंडिया के सामने, ठीक है। इंडिया के सामने इन लोगों ने सिलेंडर कर दिया। एक बहुत ज्यादा फुल स्केल वॉर चला 1971 में, कारगिल युद्ध जो बोल रहे हैं ना, अभी हम उसको और डीपली इधर जा करके पढ़ने वाले हैं। तो इंडियन आर्मी क्या करती है, इनको ढाका तक के लेकर के जाती है, वही बांग्लादेश वाला ढाका, तो यहाँ तक के लेके जाती है। उसके साथ में 90,000 सैनिकों के साथ में पाकिस्तान जो है वो सरेंडर कर देती है, अपने हथियार डाल देती है, और यहाँ पे सबसे बड़ी हिस्टोरिकल जीत होती है किसकी, इंडिया की। मतलब ये सबसे बड़ी, इतनी बड़ी ये जीत होती है, और यही इसी के बाद में बता रहे कि ये जो विक्ट्री होती है, तो ये नेशनल जुबिलेशन, ये जो बात कर रहे थे ना हम लोग, मोस्ट ऑफ पीपल इन इंडिया सॉ दिस एज अ मोमेंट ऑफ ग्लोरी एंड अ क्लियर साइन द ऑफ इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इतनी बड़ी जीत हुई है तो डेफिनेटली हर किसी के दिमाग में पड़ेगा ना कि हमारे मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने तीनों पावर्स जो है, हमारे तीनों फोर्सेस हैं, उसके साथ में हमने उसके ऊपर अटैक किया है। हमने नेवी यूज की, हमने एयरफोर्स यूज किया, हमने उसके साथ में क्या किया, हमने आर्मी जो है, हमने तीनों की तीनों पावर जो है इसके अगेंस्ट में यूज कर लिए। तो हमारी जीत तो होनी थी। और इसी का, और उसके बाद में सबसे बड़ा क्या था कि हमने ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को हराया था, उसके साथ में उसके 90,000 जो आर्मी मैन थे उन्हें हमने सरेंडर करने पे मजबूर किया। तो ये मतलब जो है, ये सबसे बड़ी हिस्टोरिकल जो थी, ये मतलब विनिंग थी, क्योंकि उस वक्त मतलब 90,000, एक दो तो छोड़ो, हम 90,000 लोगों का सरेंडर करवा रहे हैं हमारे सामने, 90,000 लोग घुटने टेक रहे हैं, तो दैट मीन्स अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो इस तरीके से पाकिस्तानी जो है वो क्या कर रहे हैं, मतलब जो वेस्ट वाले थे वो ईस्ट वाले एरिया से हट रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि इस तरीके से जो इंडिया है, मतलब जो पाकिस्तान है, वहां पे वो फ्री हो जाती है, और वहां पे बनता है एक बांग्लादेश, एक कंट्री, जो कि अब हम पढ़ते आ रहे हैं। अब जो हमारा इंडिया जो मैप है, जो वर्ल्ड मैप है, वहां पे अब वो वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान हट करके क्या हो गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो बांग्लादेश हो चुका है, वो एक फ्री कंट्री बन चुकी है ये वाली। तो इस तरीके से अभी जो हमारे मतलब मैप में जब बांग्लादेश शो होता है, तो वो ये बांग्लादेश शो होता है, जिसमें इंडियन आर्मी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और यही पिक्चर भी मैंने थोड़ी देर पहले जो बता रही थी, मतलब जो इंसिडेंट बता रही थी, कि जो मोदी जी हैं वो कहाँ जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं उनके इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो अब उनके इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए हमारी इतनी बड़ी भूमिका है, वो हमें पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ में क्या होता है, शिमला एग्रीमेंट जो है वो साइन होता है इंदिरा गांधी के और जुल्फिकार अली भुट्टो के इसमें, और इस टाइम तक के अब लाल बहादुर शास्त्री भी जा चुके हैं। अब हमारे पास में आते हैं कौन, इंदिरा गांधी जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे वर्क कर रही होती है। अब जो नेक्स्ट हम जितने चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, वहां पे नेहरू जी चले गए हैं, और अब
अब हमारे पास कौन आएंगी, उनकी बेटी इंदिरा गांधी। उनकी बेटी और नेहरू जी के ऊपर जितने भी जो है ना वो सारी हिस्ट्री में आपको पढ़ने को बहुत अच्छे से मिलने वाले हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इंदिरा गांधी और जो जुल्फिकार अली भुट्टो है, इन दोनों के बीच में शिमला एग्रीमेंट होता है। और ये इम्पोर्टेंट है, जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं वो किन किन लोगों के बीच में हुए हैं। तो ये जो है हमेशा की तरह मैं अभी भी कहूंगी कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो है ही है। तो ये वाला भी पॉइंट हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया था कि ये बहुत बड़ी जीत हुई थी हमारे देश की, और हम लोगों के सामने ये एग्जाम्पल मतलब जो ये बात है वो प्रूव कर चुके हैं कि हमारे पास में भी बहुत बड़ी जो है मतलब हमारा मिलिट्री पावर्स है वो बहुत अच्छा है। हमारा जो मिलिट्री जो प्रोसेस कर रही है, जो बिल्ड हो रही है, वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। मतलब अब हम किसी के साथ में टक्कर लगाकर, मतलब टक्कर के इक्वली हम लोग उसके साथ में खड़े हो सकते हैं। तो अभी तक के हमने कौन कौन से युद्ध पढ़ लिए, हमने चाइना पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद में चाइना के साथ में हमने फ्रेंडशिप जोन जो है वो भी पढ़ लिया। उसके बाद में चाइना के साथ में ही हमने कौन सा वाला जोन था वो है ना, पाकिस्तान के साथ वाली भी चीज पाकिस्तान के साथ भी पढ़ चुके हैं। चाइना के साथ कैसा एक फ्रेंडशिप वाला एटमॉस्फेयर था और वो कैसे एक मतलब दुश्मनी वाले इसमें कन्वर्ट होती है वो भी देखा। देन हम लोगों ने पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के साथ में भी देख लिया कि पाकिस्तान के साथ में हम लोगों ने एक नॉर्मल बिहेव भी शो करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद में कैसे एक बड़े से युद्ध के साथ में बांग्लादेश फ्री होता है और बांग्लादेश एस्टैब्लिश होता है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश वॉर, पाकिस्तान के साथ में इसी के बीच में पाकिस्तान कैसे ओरिएंट होता है, ये वाली चीज भी हमको यहीं पे पढ़ने को मिल गई। तो इस तरीके से यहाँ तक के जो रिलेशंस थे इंडिया के उसकी कंट्रीज के साथ में वो वाले देखे। अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वाले रिलेशंस नहीं देखे हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करके चल रहे हैं। पड़ोसियों का मतलब यही होता है एक दूसरे के साथ सपोर्ट करना, एक दूसरे के सपोर्ट मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना, उनकी शांति के लिए, अपनी शांति के लिए काम करना। लेकिन अभी तक के हमने जितनी चीजें पढ़ी है उसमें क्या किया, अभी तक के हमने वॉर ही किए हैं। हमने चाइना के साथ वॉर किया, हमने पाकिस्तान के साथ वॉर किया। दैट नॉट मीन कि हम सभी के साथ वॉर ही कर रहे हैं, हमारे पीसफुल रिलेशंस भी सबके साथ रहे हैं। और अभी तक के जो मोदी जी हम लोग देखते हैं ना कि आए दिन विदेश यात्रा पे जाते हैं, ठीक है, फॉरेन टूर उनके होते रहते हैं और अभी भी एक प्लान उनका चल ही रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, उनकी पॉलिसीज को बेटर करने के लिए, एग्रीमेंट्स करने के लिए कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जो है वो होता है कि जो डिबेट वगैरह चलता है, जो उनके बीच में मीटिंग्स होती है, तो इनसे कहीं ना कहीं बेनिफिट होते हैं, इसीलिए ये सारी चीजें की जाती। लोगों ने अभी तक के सिर्फ वॉर वॉर वाला पढ़ा है। इन नेक्स्ट टाइम हम लोग इनके जो साइड जो अच्छे बेस्ट साइड होते हैं वो वाले भी देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर थी, इंडिया की बहुत क्लीन और क्लियर माइंड था कि जिसके साथ भी रिलेशंस रखना है वो बहुत अच्छे हो, पीसफुली हो। चाइना के साथ रख के वही वाला देखा था कि पीसफुली मतलब रिलेशन रखा हुआ था, लेकिन क्या हुआ बाद में वो वॉर पे जाके एंड होता है ना। तो पाकिस्तान के साथ में तो पहले से ही बहुत गंदा माहौल चल रहा था, लेकिन उसके साथ में भी समझौता करने की कोशिश की, फिर वो भी जाकर के बुरी तरीके से खत्म होता है। लेकिन आगे आने वाले जितने भी हम इनके रिलेशनशिप्स देखेंगे वो बहुत अच्छे होंगे और कहीं ना कहीं एक अच्छी पॉलिसी भी प्रूफ होने वाली है। देन हमारा नेक्स्ट है इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। न्यूक्लियर पॉलिसी से कुछ याद आ रहा है कि हमारे जो दोनों पावर थे दोनों के पास में न्यूक्लियर था, यूएस और यूएसएसआर, और ये उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, है ना, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। हमारा जो न्यूक्लियर है तो वो काफी टाइम बाद आता है ना। जब चाइना भी अपना लॉन्च कर चुका होता है, उसके बाद में हमारे इसमें आता है। तो हमारे यहाँ पर जब न्यूक्लियर आता है तो वो किसके इसमें गाइडेंस में आता है, अंडर होमी जहांगीर भाभा, जो कि हमारे इसमें रोल रखते हैं। तो होमी जहांगीर भाभा के इसमें हम लोग हमारी जो एटॉमिक एनर्जी है वो पीसफुली जो पर्पस है, जो हमारा पर्पस रहता है वो हमारा क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। हमारी एटॉमिक एनर्जी जो है वो हम लोग जनरेट करते हैं अंडर होमी जहांगीर भाभा के गाइडेंस में। और वो कब होता है, फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन बाय इंडिया इन 1974, ठीक है। 1974 में हमारा पहला परमाणु परीक्षण वो भी सफलतापूर्वक होता है। और यहाँ पे भी अलग से हमारा वही एम होता है, सिमिलरली वही एम होता है, पीसफुली पर्पस।
शुरू से। हमने चाहे वो हमारा नॉन अलाइनमेंट साइन करना हो, बनाना हो, चाहे हमने क्या कहते तो वर्ड वॉल्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना हो, वहां पे भी हमारा एजेंडा क्लियर था, हमारा पर्पस क्लियर था कि हमें इसके ऊपर काम करना है। सॉरी, मैं कैमरा भूल जाती हूँ कि कहाँ पे जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि हमारा पर्पस पहले ही क्लियर था कि हमें नॉन अलाइनमेंट पे साइन करना था, हमें वर्ल्ड वॉर में हेल्प करना था, हमें कोल्ड वॉर में जाना था। तो हर जगह हमारा जो पर्पस है वो क्लियर था। सिमिलरली जब हम हमारा रिलेशन पॉलिसी देख रहे थे, फॉरेन पॉलिसीज देख रहे थे, वहां पे भी क्लियर था कि हमें हमारे पड़ोसी देशों के साथ में एक साथ शांतिपूर्ण समझौता करके रखना है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखना है। तो सिमिलरली जो न्यूक्लियर पावर है, अभी तक के क्या हो रहा था कि ब्लास्ट वगैरह करने में ही काम आ रहे थे, एक दूसरे के अगेंस्ट यूज करने में आ रहे थे। लेकिन इंडिया जो है वो अपना माइंड पहले ही क्लियर रख चुका था कि हम न्यूक्लियर बना रहे। देखो, जो नेहरू जी थे वो साइंस और टेक में बिलीव करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का उतना ही इक्वली रोल प्ले होता है। मतलब वो साइंस और टेक्नोलॉजी उतनी ही इक्वली उसमें रोल प्ले करती है जितना बाकी सारे डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो हमें एक प्रॉपर एक अच्छा डेवलपमेंट चाहिए, तो वहां पे साइंस और टेक्नोलॉजी का, साइंस और टेक का उतना ही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो वो इसे मानते थे। लेकिन वो नेहरू जी जो है इसके थोड़े से अगेंस्ट इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं इसका आर्मी पावर के लिए तो यूज ना किया जाए। क्योंकि जब हम लोग कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग मतलब कोल्ड वॉर इरा पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने सॉरी यूएसएसआर जब हम लोगों ने पढ़ा था कि यूएसएसआर कैसे खत्म होता है, तो उस वक्त हम लोगों ने दोनों के बीच में रिलेशंस कन्वे करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि जितने भी न्यूक्लियस वगैरह है वो धीरे धीरे खत्म किया जाए, जो आर्मी वेपन्स है वो खत्म किया जाए। क्योंकि कहीं धोखे से एक दूसरे के ऊपर छुट गए तो क्या करेंगे, यही वाली कंडीशन आ रही थी। तो यहाँ पर यही क्लियर होता है कि ये जो मैं न्यूक्लियर हम लोग मतलब लॉन्च कर रहे हैं, जो हम लोग फर्स्ट न्यूक्लियर हमारा जो एक्सप्लोजन हो रहा है, तो वो क्या होगा कि एक शांतिपूर्ण वातावरण के लिए ही हो रहा है, एक ऐसे पर्पस से ही हो रहा है। मतलब इसका हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम किसी युद्ध के लिए इसको रेडी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो हमारा परीक्षण इसी के पर्पस से हम कर रहे हैं, मतलब कोई अलग गंदा पर्पस जो है वो है नहीं। नेहरू ऑलवेज Nehru had always put his faith to science and technology for rapidly building a modern India, जो चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। Under the guidance of Homi J. Bhabha, Jahangir Bhabha, India wanted to generate atomic energy for peacefully purpose. दैट्स क्लियर कि उनका पहले से क्लियर पर्पस था। और नेहरू जी इसी के लिए थोड़े से के अगेंस्ट थे, वो टेक्नोलॉजी के उतने तो फेवर में थे, लेकिन वो किसके अगेंस्ट में जा रहे थे, ये जो चीज हो रही थी ना कि मतलब न्यूक्लियर एनर्जीज वो करे, ये सारी चीजें, तो इनके अगेंस्ट में थोड़ा सा वो था। क्योंकि वो चाह रहे थे कि मतलब हर चीजों के मतलब नेहरू जी का पहले ही क्लियर है कि अगर कहीं नेहरू जी आ रहे हैं तो वहां पर पीसफुली ऐड जो है वो एज ए सरनेम उनके ऐड कर ले शुरू से। तो नेहरू जी का यही एजेंडा रहा है। द न्यूक्लियर arsenal kept rising when the communist China conduct a nuclear test in October 1964। देखो हम लोगों ने बताया था पहले कि 1964 में, मतलब पहले ही क्या कर रहा है इंडिया 71 में। देखो इंडिया ने कब किया न्यूक्लियर लॉन्च, फर्स्ट न्यूक्लियर लॉन्च जो है उनका कब होता है 1964 में, 1974 सॉरी फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कब होता है हमारा 1974 64, क्यों मैं ऐसा गलत बोल रही हूँ भाई, 1974 में। ओके व्हाट हैपन, क्या हो रहा है ये, तो क्या हो रहा है 1974 में 1974 में इंडिया जो है वो कर रहा है, इंडिया कर रहा है। और 1964 में कौन कर चुका है, हमसे 10 साल पहले, ठीक है, हमसे 10 साल पहले कौन कर चुका है, इट्स नॉट 100 इट्स 10 years ago। 10 साल पहले हमारे चाइना जो है वो ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। हमारे पास 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स जो है किस किस के पास में है, द यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस एंड चाइना। देखो फर्स्ट यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना। 5 लास्ट 5th नंबर पे कौन है, हमारा इंडिया। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड वाली बात भी हो सकती है। हाँ, ये हम थोड़ा ईगो मैटर न लाए तो, क्योंकि चाइना से पहले क्यों नहीं किया, तो ये वाली बात अलग है। तो हमारे पास 5 जो न्यूक्लियर वेपन पावर्स है वो किस किस के पास में, यूएस के पास, देन यूएसएसआर के पास आती है, फिर उसके बाद यूके, देन फ्रांस और फिर चाइना, और लास्ट कौन मतलब 5th नंबर पे कौन आ रहा है हमारे पास में,
इंडिया, तो इंडिया के पास में भी न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। ताइवान देन रिप्रेजेंटेड चाइना, ठीक है। Also, 5 permanent member of UN Security Council tried to impose the nuclear non-proliferation treaty in 1968 on the rest of the world. India always considered the NPT is a discriminatory, had refused to sign it. अब इंडिया जो है, क्योंकि देखो यहाँ पर सारी चीजें हो रहे, तो इंडिया हैज रिफ्यूज टू साइन इट। इंडिया क्यों नहीं चाह रहा है? क्योंकि इंडिया शांतिपूर्ण वातावरण करना चाह रहा है। इंडिया को ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं अपनी चीज का गलत फायदा उठाऊं। इंडिया का पर्पस पहले ही क्लियर है, हमारे नेहरू जी क्लियर है, हमने उनके सरनेम के साथ पीसफुली वर्ड जोड़ रखा हुआ है। तो उनका पर्पस इतना क्लियर है कि हमें पीसफुली माहौल में चाहिए, तो वो इसीलिए इन पावर्स के साथ ऐड नहीं होना चाह रहे। इनका मोटिव मतलब ये थोड़े उग्रवादी टाइप से है कि मतलब कहीं ना कहीं शांति भंग वगैरह हुए तो ये सीधे उसका यूज कर ले, मतलब जो मिलिट्री वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, उसको यूज कर ले एज अ मिलिट्री वेपन, मिलिट्री में अपने यूज कर ले, आर्मी फोर्स में उसे यूज कर ले। लेकिन हमारा मोटिव क्लियर है कि हमने सिर्फ हमारे पीसफुली मतलब प्रोसेस के लिए हमने इसको डेवलप किया है। हम किसी ऐसे अलग पर्पस से नहीं चाहते हैं जिससे कि ह्यूमैनिटी के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट हो, है ना। तो इंडिया जो है वो हैड रिफ्यूज टू साइन इट। इंडिया आर्ग्यू दैट इट वाज कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर फॉर ओनली फॉर पीसफुल पर्पस। यही कि जो इंडिया है वो सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए इसे यूज करना चाहता है, अदरवाइज इसका कोई इंटेंशन इसके ऊपर है ही नहीं। जब से लॉन्च कर रहा था तब तक है, क्योंकि देखो लॉन्च करना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमें हमारी एक रेपुटेशन चाहिए थी, हमें हमारा डेवलपमेंट चाहिए था, क्योंकि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में ही क्यों पीछे छुड़े। हमारे पास इतने टैलेंटेड लोग हैं, है ना, तो हम क्यों नहीं अपने आप को डेवलप करें। तो ये उस पर्पस से हमने जो फर्स्ट न्यूक्लियर लॉन्च था वो हमारा हुआ था इन 1974। तो इसी पर्पस से किया था, ना कि हमने किसी अलग पर्पस से, हमने किसी को गलत प्रूफ करने के लिए नहीं किया था। हमने हमारे फीचर्स को प्रूफ करने के लिए, हमने हमारे पॉजिटिव साइड जो है उसके लिए इस चीज का यूज किया था, है ना। नॉट फॉर ये जो यूएसएसआर टाइप्स हैं इन लोगों के लिए हमने इसे यूज किया था। तो हियर इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। जो फॉरेन पॉलिसी है वो यहाँ पे खत्म होती है। इन दिस चैप्टर हम लोगों ने कैसे देखा, वही कॉलोनी वाला, कि कैसे रिलेशंस जो होते हैं अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट होते हैं, कि किस तरीके से उनके रिलेशन कैसे काम करते हैं, किस तरीके से चाइना और जो इंडिया है उन लोगों के बीच में झगड़े हुए। इंडिया का पर्पस क्या था पहले से, जैसे कि उसने प्लानिंग कमीशन बनाया था, उसके पर्पस क्लियर थे कि किस किस एजेंडा को लेकर के उसे काम करना है, उसने क्या क्या पॉलिसीज बना रखी थी। सिमिलरली इंडिया वैसे ही फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए अपने एजेंडा क्लियर रखता है, क्योंकि जब दो लोगों के कनेक्शन होते हैं तो वहां पे वाद विवाद होता है। तो इसीलिए इंडिया ने पहले क्लियर कर लिया था कि मुझे पीसफुल माहौल चाहिए, ठीक है, वो किसी भी कंट्री से हो, मुझे पीसफुल माहौल जो है वो बनाना है। तो इस तरीके से फिर हमारा चाइना वाला वॉर भी फिनिश हुआ, हमने पाकिस्तान वॉर भी फिनिश किया, बांग्लादेश बना लिया, बांग्लादेश वॉर भी फिनिश हो चुका है। आई होप आपको अब तक ये सारा चैप्टर समझ में आया हो, न्यूक्लियर पॉलिसी समझ में आई हो। तब भी, ना आई हो तब भी, प्लीज एक बार क्विकली इस वीडियो को फिर से रिवाइज कीजिए, ताकि जितनी भी चीजें स्किप्ड हुई है वो आप तुरंतली रिवाइज करिए। इन नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इसके एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं, और इसके एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और उसके साथ में हम लोग एक फिर से क्विक सा रिविजन भी फिर से अगेन कर लेंगे। चलिए, थैंक यू।